सब लोग भाई अटेंशन प्लीज़, आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। चैप्टर हम लोग 8 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने एक चैप्टर किया था 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर जो चैप्टर किया था उससे एक क्वेश्चन था आप लोग का, जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सेंड किए थे ना यूपीएससी वाले, उसमें लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया था। वो जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, वो जो हमने 7th वाला चैप्टर किया है उससे रिलेटेड था। तो अब ज़रा उस क्वेश्चन को करके देखो क्या आंसर आ पा रहा है। फोन संयुक्त राज्य अमेरिका वाला, जिसमें 21 में निशान लगा हुआ है और 7th क्लास लिखा हुआ भी है, एनसीईआरटी 7th क्लास लिखा हुआ भी है। यहाँ पे लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग को प्रस्तुत करता है, सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग को प्रस्तुत करता है। क्या हम लोगों ने कल एक आंतरिक जलमार्ग पढ़ा था? चीन का, सॉरी चीन का बोल रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का पढ़ा था। कौन सा? सेंट लॉरेंस, ठीक है। मैंने बोला था, फ्लो में बोला था भाई, सेंट लॉरेंस जैसे कि चीन मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का है, चीन का हुआंगहो नदी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम अगर भारत की बात करते हैं तो हम ब्रह्मपुत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र की जो घाटी मैदान, इसमें जो क्षेत्र आते हैं, ये सब हम नदी मार्ग या आंतरिक जल मार्ग के रूप में यूज़ करते हैं, राइट। यही पढ़ा था। तो ये आंसर निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि 7th क्लास से यूपीएससी पूछ रहा है। कल हमने जो किया था वो 6th क्लास से भी थे क्वेश्चन, 6th क्लास से भी थे और 7th क्लास से भी थे। दैट मीन्स एक चीज़ तो क्लियर होना चाहिए कि हम लोग का कोई भी क्लास की एनसीईआरटी हमारे लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कोई सोच रहा हो नहीं मेरा तो बेस क्लियर है, मैं क्यों 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ूँ, मैं क्यों 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ूँ, मेरा तो सब क्लियर है, मैं तो एक ही बार में फोड़ने वाली हूँ। तो भाई फोड़ने वालों थोड़ा रुको, और 6, 7 से एनसीईआरटी पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक आध तो फोड़ सकते हो, प्री फोड़ोगे तो मेंस रह जाएगा। कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो मेंस फोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन प्री नहीं निकल रहा, प्री नहीं निकलता तो मेंस, अरे कैसे जाओगे मेंस में? और जिसका प्री निकल गया है, मेंस नहीं करोगे तो इंटरव्यू में कैसे जाओगे, है ना। तो हमें क्या करना है, सभी को लेके चलना है, तीनों को साथ लेके चलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, है ना। तो तीनों को साथ लेके चलने के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा पास सेगमेंट होता है वो एनसीईआरटी तो होता ही होता है, इसको पढ़ना ही पढ़ना होता है। कोई कहता है कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ के सिर्फ एडिशनल बुक मैंने पढ़ी थी, 4-5 बुक पढ़ना पड़ेंगी एडिशनल, तब जा करके आपका थोड़ा बेस और साथ में थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाता। तो 4-5 बुक का मतलब है ये पतली पतली सी बुक हैं, अगर आप इनको जोड़ोगे तो एक बुक का मटेरियल बनता है मुश्किल से। नोट्स बना लोगे तो एक बुक का भी मटेरियल नहीं बनता। टोटल अगर मैं 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी की बात करूँ और इसके नोट्स की बात करूँ तो 100 से 150 पेजों के अंदर आपके पूरे नोट्स आ जाने चाहिए। 150 पेजों की कोई बुक आती है यूपीएससी के लिए पतली सी? नहीं आती है। तो कर सकते हैं इतना तो नोट्स बनाते चला करो। नोट्स नहीं बनाते, मेरी शक्ल देखते रहते हो, मेरे को लगता है फिर घर जाके मैं फिर से कल मैंने नोट्स सेंड किया आप लोग को, क्योंकि आप लोग नोट्स नहीं बना रहे मुझे लग रहा है, ठीक है। कल 7th क्लास का नोट्स मैंने सेंड किया था आप लोग को, बहुत ही शॉर्ट था, जो 6 या 7 पेज में आपका चैप्टर था, उसके 2 पेज के नोट्स आप लोग को मिल गए होंगे। वो भी मैं इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ ताकि आप लोग क्या है, आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे तो आप और शॉर्ट कर सकते हैं। मैं अगर अपने हिसाब से बनाती तो मैं 1 पेज में बना लेती, लेकिन मुझे लगता है शायद आपको और जानने की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद मैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा अभी ऐड कर देती हूँ। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे तो शायद आप और भी छोटे बना दें, ठीक है, या और लंबे बनाएं, वो आपका ऊपर मैटर करेगा। चलिए हम लोग 8 जो आपका चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है मानव पर्यावरण अन्योन क्रियाएं, उष्ण कटिबंध एंड उपोष्ण कटिबंध। इन्होंने समझाने की कोशिश की है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। ये क्या कर रहे हैं, एक नदी बेसिन कोई भी ले रहे हैं, तो नदी बेसिन एक बाहर का ले रहे हैं, मतलब अदर कॉन्टिनेंट का, और दूसरा जो है हमारे भारत की बात कर रहे हैं। हर एक चैप्टर में ये ऐसा करेंगे, भारत से और किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के मतलब कोई भी एक प्लेस से आपको क्या कराएंगे, रूबरू कराएंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि दूसरी जगह पे क्या हो रहा है और आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, आप में और उनमें क्या अंतर है, आपकी उनकी जलवायु में क्या अंतर है, आर्थिक क्रियाएं क्या क्या अलग हो रही हैं, आपका और उनका प्लेस, खान पान का, रहने का तरीका कैसा है, उनका कैसा है और आपका कैसा है। अगर आप इस तरीके से रिलेट कर पाते हैं तो आपको आंसर लिखने में, जो आंसर राइटिंग होता है ना, उसको लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना। तो चलिए, इन्होंने एक बात की है रेणुका के, ये रेणुका लिखा हुआ है यहाँ पे, रेणुका कोई है, वो बच्चे वो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ भी कार्य करते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, उसको उसमें इंटरेस्ट है। उन्होंने ये बोला
था, तो उसके एक चाचा जी हैं जो क्या है, पर्यावरणविद हैं। पर्यावरणविद का मतलब वो इधर उधर घूमते रहते हैं और फोटोग्राफी फोटोशूट वगैरह करते हैं। जब वो घर आते हैं तो रेणुका उनसे मिलती है और वो फोटो से बहुत ही प्रभावित होती है। वो सारी बातें तो ठीक है, ये सारी कहानी लिखी हुई है एक पूरे पेज में, लेकिन लास्ट पेज, ये लास्ट बात जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए इस कहानी के अंदर, वो ये है कि रेणुका से बोलते हैं उसके चाचा जी कि कोई भी कहीं भी रहता है, लेकिन उनके खान पान, पहनने, खेलने, रहने का तरीका तुम्हारे ही जैसा है। ठीक है, किसका तरीका तुम्हारे जैसा है? खान पान का तरीका, रहने का तरीका, पहनने का तरीका, उनके बच्चों के खेलने का तरीका, सब कुछ कैसा है रेणुका? तुम्हारे ही जैसा है। उनका प्लेस अलग है। कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो आसपास से, वो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की उससे कि वो आसपास से जल्दी पर्यावरण से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि वो आसपास से वनस्पति इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, अपने लिए खाने के लिए खान पान की चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। कहाँ जाके? जंगलों में जाके। लेकिन रेणुका जैसे कि हमारे क्षेत्र में रहती है, तो आप लोगों से कहा जाए लकड़ी बीन लाओ, आप बीन लाओगे क्या? आप लोग जाओगे भी ना तो अपने इतनी चोटें मार के आ जाओगे कि 4 दिन तक तो आपको ही हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। कहीं लकड़ी चुभ जाएगी आपको, कहीं कुछ और हो जाएगा, कहीं फांस लग जाएगी, अपना को तो ज़रा सी फांस लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन वो बच्चे क्या होते हैं, बचपन से ही, जैसे जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, ढाल वाले क्षेत्रों में रहते हैं, या हार्ड जहाँ की जलवायु है, कठोर जलवायु है, वहाँ पे रहते हैं, तो उनका जीवन यापन ऐसा होता है कि वो पहले से ही मेहनत करना सीख जाते हैं, पर्यावरण के साथ वो समझौता करना सीख जाते हैं, पर्यावरण से जो चीज़ें उनको चाहिए वो वहाँ से लेना सीख जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग इतने बड़े हो गए हैं, आज भी कुछ लोग की दूध पीने की आदत होगी, है ना, खाना नहीं खाते होंगे, तो हम जैसे लोग ऐसा काम कर सकते हैं क्या? जाकर के जंगलों से लकड़ी बीन के लाएँ खाना बनाने के लिए, या फिर आखेट बन जाएं, कुछ वनस्पति होती है उनसे फल फूल लेके आएँ जो हम खाना खा सकते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो सबका जीवन ये अलग अलग है, लेकिन रहने का मतलब क्या है, आप लोग जैसे रहते हैं घर में, वो भी घर में ही रहते हैं, उनके घरों का तरीका अलग हो सकता है। उन्होंने बताया कि जैसे आप लोग लड़ते हैं वैसे ही उनके बच्चे भी लड़ते हैं। आप लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, थोड़ी देर में समझौता कर लेते हैं, सेम उनके बच्चे भी करते हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और समझौता कर लेते हैं। ये पूरी कहानी थी, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। समझने की बात ये थी कि जो भी इंसान हुआ, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रों में रह रहा हो, कठोर जलवायु क्षेत्र में रह रहा हो, गर्म जलवायु क्षेत्र में रह रहा हो, या फिर ठंडे जलवायु क्षेत्र में रह रहा हो, रहने का तरीका उनका वही होगा। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं भाई, घर में रहते हैं, वो भी घर में रहते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग हो सकता है। वो तो अपने इंडिया में भी है ना, इंडिया में भी आप लोग अलग अलग स्टेट में जाएंगे, सबका अलग अलग तरीका है, सब लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। हम लोग अगर नागालैंड में चले जाएं तो हम लोग को फील आता है, भाई नागालैंड या गोवा में चले जाएं तो हम लोग को फील आता है, इंडिया में नहीं है। गोवा में जाके देखिए आप, नागालैंड में तो आप नहीं जाएंगे, वहाँ पे खैर कुत्ते उत्ते खाए जाते हैं, तो आपको भी हो सकता है खिला दें, तो उधर नहीं जाइएगा। तो आप गोवा तो जा सकते हैं, तो गोवा में जाके आपको फील आएगा आप इंडिया में नहीं है, ठीक है, आप भी उड़ने लगते हैं हवा में। एक दिन तक तो आप वैसे ही रहते हैं, जब जाते हैं गोवा में तो वैसे ही रहते हैं आप, जैसे गोवा मतलब आप हैं रियल में। लेकिन जब होटल में आप चले गए, किसी रूम में रुक गए, और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर भी गोवा वाला जो जलवायु है ना, उसका असर पड़ता है, और आप वापस जब निकलते हैं तो आप चेंज हो चुके होते हैं, और आप निकलते हैं वो वाले स्टाइल में जो वहाँ की जलवायु है, जो वहाँ का पर्यावरण है, और फिर आप घूमते हैं 4-5 दिन और वापस आके अपना फिर वही वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्यावरण का असर है जो आपको आसपास से पड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आ जाइए अब लोग। अब देखो, इन्होंने अमेज़न बेसिन की बात की है, अमेज़न बेसिन की बात की है, सबको पता है ये कहाँ पर है, तो अमेज़न बेसिन की अगर हम बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका कहाँ पड़ता है भाई, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें, ये एरिया जो है अपना दक्षिण अमेरिका का है। ठीक है, अमेज़न बेसिन को ज़्यादातर माना जाता है कि ब्राज़ील में पूरी तरीके से फैला हुआ क्षेत्र है अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन क्या होता है, एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। अमेज़न बेसिन की इन्होंने बात की हो, इन्होंने बोला है उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। तो कई बार लोगों को ये दिक्कत होती है उपोष्ण कौन सा क्षेत्र है, तो उष्ण तो अभी तक हमने पढ़ा था सभी ने 0, और ये हमारा 23 एंड हाफ, 23 एंड हाफ, ये तो अपना कौन सा था भाई, उष्ण कटिबंधीय था। लेकिन उष्ण कटिबंधीय के हम बोलते हैं कि उष्ण कटिबंधीय के सटा हुआ ऊपर वाला भाग, दैट मीन्स दिस वन, इसको मान सकते हैं, और सटा हुआ नीचे से भाग, ठीक है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे हम, उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसको हमने नीचे से क्यों नहीं सटाया, ये भी हम बताएंगे, नीचे से क्यों नहीं सटाया इसको हम बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, इसको एक बार समझ लीजिए, 10 डिग्री
कहलाएगा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाएगा। और जैसा कि इन्होंने बोला है कि जो अमेजन बेसिन है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, पूरी तरीके से कौन से क्षेत्र में है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। दैट मीन्स क्या है, ये 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में ही फैला हुआ है पूरा अमेजन बेसिन, और ये आपको दिखेगा भी। उसके बाद इन्होंने उपोष्ण क्षेत्र की जो बात की है, तो हम सीधे सी बात करें, अगर ये 23 हाँ, तो उपोष्ण क्षेत्र को इन्होंने बोला है इससे सटा हुआ ऊपरी भाग और इसी से सटा हुआ नीचे वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? नीचे वाला भाग, ये उपोष्ण होता है, उपोष्ण होता है। और जो मिडिल का पार्ट अगर हमारे पास बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? उष्ण, उष्ण कटिबंध। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैम उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, तो मैंने बोला था धीरे धीरे 7th क्लास में आएगा, फिर आप पढ़ते चलेंगे। तो ये उपोष्ण कटिबंध अभी आप लोग समझ गए होंगे उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। अभी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिवाइड करने के लिए हैं, लेकिन यहाँ नहीं, 9th क्लास में डिवाइड होंगी, और भी चीज़ें इसमें से डिवाइड होंगी, वो 9th क्लास में जाके होंगी, यहाँ नहीं, ठीक है ना। बीच वाला उष्ण कटिबंध, वैसे उष्ण कटिबंध होता कौन सा है? पूरा जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल डिवीजन वो होता है 0 डिग्री से 23.5 के बीच में उष्ण कटिबंध बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने और भी डिवाइड किया है, अभी और भी डिवाइड करेंगे 9th क्लास में जाके। तो यहाँ पे जो डिवाइड किया है इन्होंने बोला 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में कौन सा होगा? भूमध्य रेखीय। कौन सा होगा भाई? भूमध्य रेखीय। तो ये भूमध्य रेखीय वाला क्षेत्र है, इन्होंने क्यों बताया ऐसा? क्योंकि ये अमेजन बेसिन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? अमेजन बेसिन के बारे में बात कर रहे हैं कि अमेजन बेसिन जो है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाया जाता है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में पड़ता है। किसके? विषुवत रेखा के, ठीक है ना, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में पड़ता है। अब ये वाला पूरा क्षेत्र, वैसे तो ये देखा जाए ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय है, जो नॉर्मल डिवीजन होता है उसके हिसाब से। लेकिन फिर उपोष्ण कटिबंध भी आ गया, तो उपोष्ण कटिबंध क्या होता है? तो उष्ण कटिबंधीय से जस्ट ऊपर सटा हुआ और नीचे सटे हुए भाग को हम उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं, और बचे हुए भाग को हम कौन सा बोलेंगे? उष्ण कटिबंध बोल देंगे, ठीक है ना। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, तो अच्छी बात है। अब ये बात कर रहे थे किसकी भाई? बात कर रहे थे अमेजन बेसिन की, और अमेजन बेसिन में इन्होंने बोला है ये भूमध्य, ये 10 डिग्री, वही मैंने बोल दिया पूरा, 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ पे अमेजन बेसिन फैला हुआ है, अमेजन बेसिन फैला हुआ है। उसके बाद देखिए ये पश्चिम में बोला है कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर और पूर्व में अंध महासागर तक जाता है। आई डोंट नो दैट अंध महासागर क्या जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे में अटलांटिक को बोल रहे हैं, कोई बात है, लेकिन यहाँ पूरे में अगर आप लोग अंध महासागर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो इसका उपनाम है, मतलब अटलांटिक का उपनाम है। तो अटलांटिक का यहाँ पे आप लोग अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लीजिए कि आप अटलांटिक, वो अटलांटिक बोलना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप पूरे एटलस में ढूंढेंगे कहीं पे अंध महासागर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए कहाँ से कहाँ जा रहा था बता दें। पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अटलांटिक महासागर में ये अपना मुहाना बनाती है, जो कि अमेजन नदी है, ठीक है ना। चलिए अब मुहाना क्या होता है? अब हमने सबसे पहले नदी की बात की है और नदी बेसिन की बात की थी कि ये अमेजन नदी है, ये क्या है? नदी है। और नदी के मुहाने की अगर हम बात करें, मुहाना क्या होता है? तो मुहाना क्या होता है? जब नदी अपना जल किसी अन्य जल में जाकर के क्या करती है? गिराती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। या आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं, जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो लिखा है कि अन्य जल राशि से मिलती है। नदी जब अन्य जल राशि से मिलती है, वही बात हमने बोली, नदी जब अन्य जल राशि से मिलती है, कोई दूसरी जल राशि से मिल रही होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नदी का मुहाना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नदी यहाँ से निकलना शुरू हुई, ये पर्वत है, यहाँ से निकली और वो बहते हुए इधर जाकर के अंध महासागर में या फिर अटलांटिक महासागर में गिरी। तो यहाँ पे जो अटलांटिक महासागर की स्टार्टिंग है वो जहाँ पे गिर रही होगी वही उसका क्या कहलाएगा? मुहाना कहलाएगा। जहाँ पे वो गिर रही होगी वहाँ वो क्या कहलाएगा? मुहाना कहलाएगा। और नदी हमेशा तब तक बहती है जब तक वह अपने समुद्र तल को प्राप्त ना कर ले। नदी कब तक बहती है? जब तक वह समुद्र तल को प्राप्त ना कर ले। कभी भी नदी को आपने रुकते हुए नहीं देखा होगा। एक नदी है जिसको हम याद रखते हैं, वो इसीलिए जानी जाती है क्योंकि वो जहाँ से निकली है वहीं पे कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी कच्छ के रन में ही मतलब निकलती है और वहीं पर क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। वो समुद्र तल तक नहीं जाती और किसी भी दूसरी नदी में भी नहीं मिलती है। जहाँ से निकली वही बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास नदियों का कि नदियाँ कितना भी कठोर कुछ भी आ जाए लेकिन वो क्या करती हैं? बहती रहती हैं तब तक जब तक वह समुद्र तल को प्राप्त ना कर लें। बात समझ पा रहे हैं कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग है? तब तक बहती हैं
जब तक वो जो चाहती है वो उनको मिल ना जाए। कितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत आ जाए वो उनको भी काट देती हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी बात समझो सीधे सीधे। नदियों से सीखो, पर्वतों से सीखो, पहाड़ों से सीखो, लेकिन सीखना किसे, हमें ही है। आप लोग को क्या करना है, कितनी भी मतलब परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है, बहते रहना है, चलते रहना है। चाहे आपकी गति क्या हो जाए, धीमी हो जाए, गति धीमी हो जाए, इट डजंट मैटर, लेकिन आपको क्या करते रहना होता है, चलते रहना होता है, तब तक जब तक आप जो चाहते हैं वो पा ना लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुहाना की बात हो गई, उसके बाद इन्होंने बात की है अभी बता रहे, वही आगे बढ़ रहे थे सहायक नदियों के बारे में। अब इसमें बात आती है सहायक नदियों की। ठीक है, किसकी बात आती है, सहायक नदियों की। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, तो वितरिकाएं अपना अपना मुहाना बनाती हैं, सहायक नदी मुख्य नदी के द्वारा ही मुहाना बनाती है। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ और नदी का मुहाना, अब नदी क्या होती है, एक मुख्य नदी से और नदियाँ अगर मिलती हैं वो उनको हम सहायक नदी बोलते हैं। सहायक बहुत सारी भी हो सकती हैं सहायक नदियाँ। ठीक है, नदी सहायक नदियाँ होती क्या है, जो भी एक मुख्य नदी जो बह रही है उससे छोटी छोटी नदियाँ आकर के जो मिल जाती हैं उसी को हम सहायक नदी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको गंगा मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं भाई, गंगा मान लेते हैं। गंगा में मिलती है इधर से अगर हम देखेंगे, जब बहुत सारी घग्गर मिलती है, कोशी मिलती है, इस तरीके से आप देखते हैं बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। नीचे से अगर हम देखें केंटोन, सोन, इस तरीके से आप नदियाँ मिलती हुई देखते हैं, चंबल, केंटोन, सोन, इस तरीके से। तो ये सारी नदियाँ जो आकर के मुख्य नदी में मिलती हैं, मुख्य नदी हमको सबको दिखती है। एक नदी बहुत लंबी यहाँ से आकर के इस तरीके से मिलती है, जिसको हम यमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यमुना बोलते हैं। और यमुना में ये जो दूसरी नदियाँ मैंने दिखाई है वो यमुना में आकर के मिलती हैं पहले। ठीक है, चंबल, सिंध, केंटोन, यहाँ तक कि किसमें मिलती है, मुख्य इसमें यमुना में मिलती है, फिर सोन से हमारी गंगा में मिलती है। तो ये जो नदियाँ हैं भाई, ये एक मुख्य नदी है, इसमें आकर के मिल रही हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सहायक नदी बोलते हैं। और सहायक नदी की सभी नदियों का जल जो ग्रहण कर लेती है मुख्य नदी, उसको हम जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं या फिर नदी घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नदी घाटी या फिर नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। हम बोलते हैं कि अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। अमेजन नदी के बारे में यही तो बोला जाता है कि नदी सबसे बड़ी है और नील नदी सबसे लंबी है। तो लंबी होना इट डजंट मैटर, लंबी क्या है, दैट मीन्स मैंने यहाँ से बनाई और मैंने यहाँ तक बना दी, ये लंबी नदी है, ये लंबी नदी है। लेकिन मैंने इसी नदी को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। बड़े करने से मतलब दूर तक तो नहीं जाएगी, लेकिन इसमें इतनी सारी नदियाँ आकर के अपना जल गिराती हैं, इतनी सारी नदियाँ आकर के अपना जल गिराती हैं, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका बेसिन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि मैम ऐसे कैसे बेसिन बढ़ जा रहा है, यहाँ से एक नदी निकली और वहाँ से एक नदी निकली, दोनों मिल गई तो इतना ही बड़ा बेसिन तो हुआ। तो एक बात आपको बता दें, जैसे कि आप लोग देखते हैं अपने इंडिया की बात करें हम लोग, गंगा सभी ने देखी है, देखिए कि नहीं देखिए, गंगा में यमुना जो मिलती है कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में संगम है, आप लोग देखने जाते हैं इलाहाबाद में, तो क्या वो उसके पड़ोस से बहकर आ रही होती है, वो बहुत दूर है, वो बहुत दूर है और गंगा बहुत दूर है। ठीक है ना, इस तरीके से चंबल, कोसी जो मिलती है वो बिहार से आकर के मिलती है, जबकि हमारी जो गंगा है वो किधर से जा रही होती है, बिहार से आगे बढ़ रही है, मतलब उत्तर प्रदेश से जा रही है। तो इसका पूरे का पूरा जो एरिया है यही तो जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। और इसी एरिया के आसपास के क्षेत्र को ही हम बोलते हैं कि ये उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ भूमि है। ये समतल सपाट मैदान जो है किसके हैं, नदियों के हैं। इन्हीं मैदानों को हम क्या बोलते हैं, समतल सपाट उपजाऊ जो मैदान है किसके हैं, बाढ़ग्रस्त उपजाऊ मैदान भी बोलते हैं। बाढ़ग्रस्त उपजाऊ मैदान किसके होते हैं, नदियों के आसपास के घाटी या नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को हम बोलते हैं, जहाँ पे बाढ़ आ जाती है कभी कभी, और बाढ़ आने के साथ पानी जब घटता है तो वो अपने जो भी साथ अवसाद लेके आया था वो वहाँ पे छोड़ देता है। उससे क्या होता है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। इसको हम खादर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। बांगर ऐसी भूमि होती है जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, एक जो टाइम आता है, समय आता है, उसके बाद में वो भूमि उपजाऊ भूमि नहीं रह जाती। जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है और घटता रहता है वहाँ पर उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। कौन सी भूमि का, उपजाऊ भूमि का। उपजाऊ भूमि को ही हम खादर बोलते हैं। आप याद रख सकते हैं बहुत ही आराम से। देखो, खादर मतलब खाद लगाने वाला, तो जिस जगह पे खादी लगाने की जरूरत ना पड़े वो खादर होगी। बांगर मतलब बंजर वाला, है ना, तो बंजर वाला क्या होगा, बांगर होगा। जहाँ पे कुछ उगाया नहीं जा सकता ठीक से वो बंजर हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। तो जल ग्रहण क्षेत्र हमने बताया किसका भाई, अमेजन नदी का विश्व में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सहायक नदियाँ इससे आकर के मिलती हैं और मुख्य नदी अपना जल बहा करके ले जाती है और जाके अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। किसमें, अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। अब जो बात फैजान ने पूछी वो कुछ ऐसी बात थी कि एक जो मेन नदी है, मुख्य नदी है, गंगा मान लेते हैं, गंगा है, ठीक है, इसको आप
गंगा है, ठीक है। गंगा नदी जो आ रही थी और जब ये समतल सपाट मैदान में आती है, किस में आती है, समतल सपाट मैदान में बहना शुरू करती है, तो इसकी गति बहुत ही धीमी हो जाती है। कैसे हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। और जब धीमी होती है तो विसर्प बनना शुरू हो जाते हैं। नदी में जब गति धीमी होती है इसकी, तो ये विसर्पण करना शुरू कर देती है, और विसर्पण करने के साथ साथ इससे कुछ और नदियों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम नदी की वितरिकाएं बोलते हैं। इससे कुछ और नदियों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, और ये नदी की वितरिकाएं होती हैं। और ये जो वितरिकाएं हैं ये सब अपना अपना मुहाना अलग बनाती हैं। जो वितरिकाएं हैं ये सब अपना अपना मुहाना क्या करेंगी, अलग बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज है और यहाँ पे कंडीशन चेंज है। समझ आया फैजान? गंगा एक सिंगल मुहाना बनेगा, वहाँ पे एक सिंगल मुहाना बनेगा। आप ये नहीं बोलोगे गंडक का मुहाना है कि चंबल का मुहाना है, चंबल का मुहाना है, ठीक है। उसमें आप कोशी का मुहाना नहीं बोलोगे, उसमें क्या आपको बोलना है, उसमें सिर्फ गंगा का मुहाना होगा। अब गंगा जितनी वितरिकाओं में फैली है वो अलग अलग नाम से जानी जाएंगी, वो वितरिकाओं का मुहाना अलग अलग बनता है। मेन जो मुख्य नदी में जितनी भी नदियाँ आके मिल रही हैं उसका मुहाना सिंगल बन होता है। मिलने के बाद वो नदी एक ही कहलाती है। जैसे आप गंगा को कितने सारे नामों से जानते हैं, लास्ट में जो गंगा का नाम है किसमें, पश्चिम बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश में, वो क्या नाम है, मेघना, मेघना। तो लास्ट में जिस नाम से जानी जाएगी उसी का मुहाना बोला जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में मेघना नाम से जानी जाती है और मेघना नदी का मुहाना बोला जाता है कि डेल्टा, जो हमारा डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा। हम लोग अपनी सहूलियत के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र का भी डेल्टा बोलते हैं, लेकिन वो मेघना का डेल्टा है। किसका डेल्टा है, मेघना का। मेघना नदी ही कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मिलने के बाद जो आगे आगे बढ़ते जाते हैं उसका नाम चेंज होता जाता है। अपनी सहूलियत के लिए हम लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं, वो लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं। वही हमने बोला था, किसी का भी नाम जो होता है वो गुड और बैड कभी नहीं होता, ठीक है। हम लोग जो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, व्हाट इज़ योर गुड नेम, इंप्रेशन जताने के लिए, सामने वाले पे थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। व्हाट इज़ योर गुड नेम, अब गुड पूछ रहे हैं आप उससे, तो बैड भी उसका नाम होगा क्या? आप किसी से उसका अच्छा नाम पूछ रहे हैं, उसका गंदा नाम भी होगा कोई, घर वालों ने रखा हो, नहीं होता है क्या? आप लोग का है कोई गंदा नाम? आप लोग का गंदा नाम हो सकता है यही, आप चाइना में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे एंजल्स, टॉमी, लॉमी टाइप इस टाइप के नाम मिलेंगे। अब आप चिंगी में पहुँच जाए, बहुत चिंगी पिंगी में पहुँच जाए, तो वहाँ पे चा लगाए बिना तो नाम ही नहीं पूरा होता। वहाँ के लोगों का नाम होता है चिंगी पिंगी टाइप के, है ना, तो वहाँ पे आपका नाम खराब हो जाएगा। वो सोचेंगे कैसा नाम रखा है इनके पापा। अब वो लोग हमारे यहाँ पे जब आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा नाम रखा है याद भी नहीं होता है। हम लोग जब पुराने लोग के नाम याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किसने किसने खोजी। जब हम अपने यहाँ पे आते हैं तो अच्छा लगता है याद करते हुए, जब उनके लोगों के नाम याद कर रहे होते हैं, जब रेल पटरी बिछ रही थी और उनके लोगों ने खोजा था, तो ऐसा लगता है कहाँ से आ गए थे ये, हम ही ने क्यों नहीं खोद दिया। हम अपने नाम रखते हैं, बाईसराय हो, इन सब के नाम जब याद कर रहे होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो वही हमारे लिए बैड हो जाते हैं, वो उनके लिए गुड है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, कभी भी किसी के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए व्हाट इज़ योर गुड नेम, इंप्रेशन मत जमाओ। कभी कभी हवाबाजी में ना बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। चलिए अब देखो, नदी हो गई, सहायक नदियाँ हो गई, मुहाना हो गया, और नदी में मिलने वाली नदियों को सहायक बोल रहे हैं, और नदी में जो नदियाँ मिल जाती हैं इसको हम जल ग्रहण क्षेत्र बोल रहे हैं, और जल ग्रहण क्षेत्र को ही हम नदी का घाटी बोल रहे हैं, नदी घाटी बोल रहे हैं। क्लियर हुई बात? अब इसमें एक चीज़ दी हुई है जो कि लिखा है, जो बेसिन है ब्राज़ील के भागों से, कौन कौन से भागों से बहता है, कोलंबिया, पेरू की बात की है, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला। छोटे भाग मतलब छोटे छोटे भागों से अवाहित होता है। और एक चीज़ इसने पूछी है, जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री तक, इक्वेटर, ये दक्षिण अमेरिका से क्या करती है, दक्षिण अमेरिका से निकलती है। तो दक्षिण अमेरिका से निकलती है तो कौन कौन से देशों से निकलती है, ये पूछना चाह रहा है। तो आप लोग बताएंगे जरा, इक्वाडोर, उधर से शुरू कर लीजिए, चाहे इधर से शुरू करेंगे, ब्राज़ील से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ कहाँ से निकलती है भाई, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। सबको दक्षिण अमेरिका के सारे देशों के नाम पता है? आ जाइए एक बार सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं, सुने। आप लोग ब्राज़ील से स्टार्ट करिए, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्राज़ील से। आप लोग अपने एटलस में देखते रहेंगे, चाहे ब्राज़ील के ऊपर आप लोग देखेंगे तो फ्रेंच गुयाना, क्या मिलेगा, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, फिर आपको मिलेगा गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, उसके बाद आपको मिलेगा इक्वाडोर, उसके बाद आपको मिलेगा पेरू, पेरू के बाद बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बस इतने ही है, ठीक है। चिली आपको दिख रहा होगा, चिली टाइप का ही, मतलब मिर्ची टाइप का ही। चिली के पड़ोस वाला जो बड़ा सा है वो आपको दिख रहा होगा, अर्जेंटीना। पराग्वे और उरुग्वे, उरुग्वे जो है लास्ट में दिखता है आपको, बिल्कुल कहाँ पे, तट पे, लेकिन पराग्वे आपको स्थल अवरुद्ध देश दिखेगा। पराग्वे और बोलीविया स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब स्थल से चारों ओर से घिरे
एशिया के नाम दिए हुए थे उसने, सेंट्रल एशिया के नाम दिए हुए थे। शायद किसी ने इस बार वाला पेपर चेक किया हो या कभी लाइफ में एक आध पेपर कभी कोई चेक किया हो तो पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से आया था, कौन कौन से सीमा लगाते हैं और सेंट्रल एशिया के नाम दिए थे, उसमें दिया था कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके बाद एक और था, कोई होगा उसी सेंट्रल एशिया से। ठीक है, आप कोई भी मान लीजिए, आप जब पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते। तो आप लोग को समझ आया कौन कौन से देश है? मेरे साथ बोलेंगे तो सब होगा, बोलिए एक बार। ब्राजील, सूरीनेम, हाँ, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना। देखो यहाँ तक के तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ब्राजील तो आप सबको पता ही है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना। उसके बाद कौन सा है भाई? वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला। उसके बाद कोलंबिया, वेनेजुएला, कोलंबिया। उसके बाद इक्वाडोर। देखो इक्वाडोर मतलब साइड में आएगा, इक्वेटर पे आएगा इक्वाडोर। ठीक है, इक्वेटर निकलता भी है वहाँ से, इक्वाडोर को याद कर सकते हैं आप, इक्वाडोर। उसके बाद आप आ जाइए, कौन सा है भाई? बोलीविया, बोलीविया। बोलीविया के बाद पराग्वे, उरुग्वे, ऐसे याद रहते हैं, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे। तीन तीन करके याद करा करो, ज्यादा नहीं याद हो रहा, तीन तीन। बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे। उधर का याद कर सकते हैं, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला। उसके बाद कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। टोटल कितने देश? 13। ऐसे ही याद करना है। याद सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट की नहीं करना है, आपको हर एक कॉन्टिनेंट के सारे देश याद होना चाहिए और उस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे इक्वेटर निकल रहा है, कौन सा निकल रहा है? इक्वेटर। तो इक्वेटर दैट मीन्स 0 डिग्री यहाँ से होकर के गुजरती है, तो कहाँ कहाँ से गुजरती है हमें ये पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ से गुजर रही थी? इक्वेटर, इक्वाडोर और कोलंबिया और ब्राजील। याद रखना है आपको, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। और एक मकर रेखा भी गुजरती है। क्या गुजरती है? मकर रेखा भी दक्षिण अमेरिका से गुजरती है। वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। इसको क्या करा करो, जहाँ पे भी जो भी कुछ लिख रहे हो थोड़ा थोड़ा लिखते चला करो। 0 डिग्री इज इक्वल टू फिर 23.5 मकर इज इक्वल टू, लिख लो, क्या दिक्कत हो रही है ना? लिखोगे तो कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। चलिए आ जाइए, जलवायु की बात कर रही है। अब एक बात बताइए, कुछ भी नहीं करना है, इसको पढ़ना ही नहीं है हमें नहीं देखना। हमने कल एक चीज़ समझी थी बहुत ही प्रैक्टिकली हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि जलवायु कहाँ की कैसी होगी। अब ये क्या बोल रहा है? 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। ये भूमध्य क्षेत्र में पूरा देश की बात बता रहा है। तो आप लोग खुद से बताइए ये जलवायु कैसी होगी? बहुत ही गर्म होगी और आर्द्र होगी, नम होगी। कैसी होगी? नम होगी, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य रेखा के जस्ट पास में है 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। तो दैट मीन्स यहाँ पे और एक तो इतना बड़ा मतलब जल ग्रहण क्षेत्र है, तो यहाँ की जलवायु नम तो होगी क्योंकि आर्द्रता होगी। जितनी ज़्यादा गर्म होंगी हवाएं उतनी ज़्यादा फैलेंगी, जब ऊपर उठेंगी तो उसमें क्या होगा? जल की मात्रा अधिक होती है, जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, तो जलवायु कैसी हो जाएगी? बहुत ही आर्द्र जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी? आर्द्र जलवायु होगी। यहाँ के दिन और रात इनका तापमान अधिक रहता है, काफ़ी अधिक रहता है। तापमान कैसा होगा? अधिक होगा। 0 डिग्री के आसपास कोई है तो तापमान कैसा होता है? अधिक ही होता है। सिंपल सी बात है, तापमान कैसा होता है? अधिक होता है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा जो हमने कॉन्सेप्ट का समझा उसी कॉन्सेप्ट से आप चीज़ें लगाते जाइए। अब अगर तापमान अधिक है तो आप बताइए, दिन का तापमान तो अधिक ही रहता है और आर्द्रता भी बहुत अति अधिक रहती है। उसके बाद अगर हम देखें रात का तापमान हल्का सा कम होता है, लेकिन आर्द्रता क्या होती है? बनी रहती है। अब जब आर्द्रता होगी, आप लोग देखते हैं गर्मियों के मौसम में कभी कभी आर्द्र मौसम होते हैं तो हम लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं, होता है, ये सभी के अंदर होता है। पसीना पूरी तरीके से सूख नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो जो काम करने की क्षमता है वो उतनी नहीं रहती जितनी कि हम नॉर्मल मौसम में कर पाते हैं। तो काम करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब एक बात बताइए, जहाँ पे काम करने की क्षमता पूरे साल एक सी हो, कम ही रहे, वहाँ पे गरीबी होगी कि अमीरी होगी? गरीबी होगी। यहाँ के लोग अच्छा काम जब नहीं कर पाएंगे तो कैसा जगह देखने को मिलेगी? आपको गरीबी देखने को मिलेगी। एट प्रेजेंट अगर आप वेनेजुएला की बात करें, बिल्कुल करंट की बात है, 2 दिन या 3 दिन पहले भी अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला की बात कर रहे होंगे, वहाँ पे बहुत ही संकट है। इस टाइम बहुत ही संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए थे उन प्रतिबंध को हो सकता है हटाने की बात हो रही है। अब वो प्रतिबंध क्या है, कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या है, वो मैं नहीं बता सकती, करंट की बात है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करंट से रिलेट हुआ करो। तो दक्षिण अफ्रीका की बात थी इसलिए मैंने बोल दिया, दक्षिण अमेरिका की बात थी। जलवायु समझ में आ गई? कुछ करना तो नहीं है, कुछ लिखना पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। इसके आसपास है, जलवायु कैसी होगी? गर्म जलवायु होगी। तापमान कैसा रहेगा? गर्म रहेगा। मौसम कैसा होगा? आर्द्र होगा। दिन और रात का तापमान
रात में आर्द्रता बनी रहेगी और दिन में और रात के तापमान में थोड़ा सा अंतर होता है, आर्द्रता दोनों टाइम में क्या होगी, बनी रहेगी। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं करना था, ये सेम चीज़ है आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हमें नहीं समझना। वर्षा वन की बात कर रहा है, बहुत ही अच्छा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात कर रहा है ये। अब एक बात बताओ, 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? हम सबको पता है कौन से वन, सदाबहार वन। इसीलिए इसने पहले वन सब समझा दिए, पहले सारी चीज़ें समझा दी, अब ये धीरे धीरे लेके आएगा। कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार वन। अब आप एक बात बताओ, सदाबहार वन अगर पाए जाते हैं तो आप लोग को सभी को पता है सदाबहार वन में कौन कौन से वन होते हैं, कौन कौन से वन मिलेंगे आपको? महोगनी और उसके बाद रोजवुड, ठीक है, ताड़, इस तरीके के वृक्ष मिलेंगे आपको। अच्छा, इस तरीके के वृक्ष मिलेंगे। धीरे धीरे ये इसमें बात करेगा पक्षियों की, तो पक्षी इसमें मिलता है, बहुत ही लंबी चोंच वाले जो पक्षी होते हैं वो पक्षी देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है गुंजन, गुंजन जिसका कि चित्र साइड में बना रखा है उसको टुकन बोलते हैं। टुकन जो है इसी को गुंजन बोलते हैं। ये गुंजन जो है बहुत ही लंबी चोंच वाला पक्षी है और ऐसा पक्षी है कि इसके शरीर के बराबर ही इसकी चोंच होती है। अब एक बात बताओ, चोंच इतनी लंबी क्यों है? क्योंकि वहाँ की एक धीर, बहुत ही आराम से अगर सुनेंगे, यहाँ पे वर्षा वन है, इतने घने वन होते हैं ये कि जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है छत बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? छत बना लेते हैं। और छत बनाने, जब छत बन जाएगी तो आप बताइए सूर्य का प्रकाश का पृथ्वी को छू पाएगा? नहीं। मतलब अगर हम बात करें भूतल को सूर्य का प्रकाश नहीं छू पाता है, तो यहाँ पे वही वाले जो, मतलब अगर हम वनस्पतियों की बात करें, वही वनस्पतियाँ उग सकती हैं जो किसमें रह सकती है? छाया में रह सकती हैं। छाया में जो वनस्पतियाँ रह सकती हैं वही उगेंगी। अब छाया में रहने वाली वनस्पतियाँ उगेंगी। एक तो ये नदी बेसिन है, नदी क्या है? नदी बेसिन है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश नहीं जा रहा, तो ये इसकी मिट्टी कैसी होगी? बहुत ही नम होगी। तो चोंच लंबी क्यों होती है? थोड़ी सी बात समझेंगे। चोंच लंबी इसलिए होती है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर से खोद खोद के भी कई बार चीज़ों को निकालते हैं, और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, जैसे कि आप केचुआ सुनते हैं, इस तरीके की चीज़ों को ये खाते हैं, इसलिए इनकी चोंच क्या होती है? पक्षियों की लंबी होती है। दूसरी चीज़ इन्होंने स्टेपी की बात की है, जो चींटी खाता है। ठीक है, किसकी बात की है भाई? टैपीर की बात की है, सॉरी स्टेपी अलग है, टैपीर की बात की है। टैपीर क्या होता है? यहाँ पे इन्हीं जंगलों में टैपीर जैसे जंतु भी मिलते हैं। ये जंतु जो टैपीर हैं, ये क्या खाते हैं? चींटी खाते हैं। क्या खाते हैं? चींटी खाते हैं। अब एक बात बताइए, जहाँ पे नम जलवायु होती है, आपके अपने घर में कई बार जलवायु अगर नम हो जाती है, जैसे कि बरसात के मौसम में होता है, तो घर में दीमक लग जाती है। घर में क्या हो जाता है? दीमक लग जाती है। जगह जगह पर जहाँ पे अपनी लकड़ी का कुछ बना रखा है तो दीमक लग जाती है। नॉर्मल अगर घर होंगे, टाइल्स पत्थर वाले घर अगर नहीं होते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा चींटियाँ छोटे छोटे अपने मिट्टी के घर भी बना लेती हैं। मिट्टी के छोटे छोटे घर बना लेती हैं। जिस जगह को आप बहुत दिन तक नहीं देखते, उस जगह पे आपको छोटे छोटे मिट्टी के घर देखने को मिलते हैं। वो मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है। उस मिट्टी को अगर आप हाथ में लेकर और थोड़ा पानी डाल के कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो वो मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है और उस मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ भी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है, जब खेतों वगैरह में केचुआ वगैरह जो मिट्टी निकालता है, वो बहुत ही चिकनी मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी होती है। कुछ लोग खेतों में बाहर से भी ला करके केचुओं को डालते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, मतलब ये सिंपल सा, आप लोगों ने वर्षा वन देखा, तो वर्षा वन में नमी होगी तो पक्षी कैसे पाए जाएंगे? लंबी चोंच होगी, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर से भी चीज़ें निकाल के खाएंगे। बाकी हम लोगों ने देखा, हम लोग को पता है वर्षा वन में कौन कौन से मतलब पक्षी, वो जंतु होते हैं। तो जंतुओं की अगर हम बात करें, बंदर भी मिलता है अपना लोग को। बंदर मिलता है कि नहीं मिलता है? और क्या क्या मिल जाता है? हाँ, और क्या मिल जाता है? सही बोलने के बाद भी इनको लगता है कि हम सही नहीं हैं। दुनिया में सब सही हो सकते हैं, लेकिन अपन सही नहीं हो सकते कभी। जब तक आप सही नहीं है तब तक दुनिया सही नहीं है, एक बात याद रखा करो, है ना। दूसरों को सही मानने से कुछ नहीं होता। बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, हाथी बंदर, ये बोलने में क्या जा रहा था? ये हाथी बंदर जैसी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलती हैं। अब इन्होंने बात की है अजगर की और मतलब उसकी एनाकोंडा की। एनाकोंडा मूवी देखी है सबने? एक बड़ा सा सांप आपके सामने भी अगर आ जाए तो आप कैसा फील करेंगे? बहुत ही अच्छा। कि एक फोटो तुम्हारे साथ भी सेल्फी लेना क्यों बन रहा? सेल्फी तो ले लो कोई मेरी, है ना। इतना बड़ा सांप आया पहली बार मेरे पास, तो सेल्फी लेना जरूरी है, या फिर आप लोग बेहोश हो सकते हैं वैसे। तो एनाकोंडा और अजगर जैसे जो सांप हैं, सांपों की प्रजातियाँ, वो भी किस में मिलती हैं? इन्हीं अमेज़न वनों में मिलती हैं। अमेज़न जो वन है इसमें मिलती हैं अजगर और डायनासोर, मतलब डायनासोर तो खत्म ही हो गए, एनाकोंडा, ठीक है, एनाकोंडा इसी में मिलते हैं। बाकी की बातें कंप्लीट हुई, ये यहाँ लास्ट तक आ गए हैं हम लोग। एक पिरान्हा मछली की बात की है इन्होंने। कौन सी मछली? इसको याद रख लेंगे आप लोग। पिरान्हा, ये मछली है।
है। क्या खाती है? मांस खाती है। वैसे तो जनरली सारी मछलियाँ ही मांस खाती हैं। आप बताइए सारी मछलियाँ मांसाहारी नहीं होती हैं क्या? इन्होंने लेकिन स्पेशली इसकी बात की है, दैट मीन्स है ये मछलियों के अलावा भी कुछ बाहर का मांस खाती होगी, इसलिए इन्होंने मांस की बात की है कि पिरान्हा जो मछली है इसमें मिलती है अमेज़न वनों में, और ये क्या खाती है? मांस खाती है। इस मछली को आप याद रख लेंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपको स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिल जाए यूपीएससी में। बहुत ही छोटी सी चीज़ें भी कई बार यूपीएससी पूछता है। इसमें एक आर्किड और ब्रोमेलाइड की बात की गई है। परजीवी पौधे बताए गए हैं, आर्किड एंड ब्रोमेलाइड। परजीवी पौधों का क्या मतलब होता है? जो एक पेड़ पर दूसरे आप लोग को कई बार शाखाएं लिपटी हुई दिख जाती हैं, वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो उन्हीं मुख्य भोजन मतलब जो मुख्य पेड़ पे चिपके हुए हैं वहीं से भोजन लेते हैं। लेकिन जो आर्किड की बात की गई है थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, क्योंकि आर्किड एक ऐसा पौधा है जो दूसरे से भोजन प्राप्त नहीं करता है, बल्कि अपनी भोजन के लिए ये दूसरे पेड़ों पर ऊंचाई पर जो पेड़ होते हैं उन पर जमाता है। वो इसलिए क्योंकि इसे सूर्य की किरणें मतलब आसानी से मिल सके। अब अमेज़न अगर हम नॉर्मल सी बात करें अमेज़न नदी की, तो आप लोग देखते हैं कि नीचे क्या है, मिट्टी बहुत नम है और इसको क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो ये वहाँ पे नहीं उग सकता है। तो ये ऊंचे पेड़ जो है उनके ऊपर उगाता है और उससे क्या करता है? सूर्य का प्रकाश उससे ग्रहण करता है। तो आर्किड एक ऐसा पेड़ है जो सूर्य के प्रकाश के लिए दूसरे पेड़ों पर उगता है। लेकिन ब्रोमेडाइल एक ऐसा परजीवी पौधा है जो मतलब दूसरे पौधों से ही क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है ना? तो आर्किड की बात आई डोंट नो इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है तो फिर सबके मुंह पे जिप लगनी चाहिए। आर्किड परजीवी होता है, यही आप माने। वैसे आर्किड एक परजीवी पौधा नहीं है। आर्किड दूसरे पेड़ों पे इसलिए उगता है, दूसरे से भोजन लेने वाले को परजीवी बोलते हैं, लेकिन ये दूसरों से भोजन नहीं लेता, लेकिन ये ऊपर इसलिए उगता है ताकि इसको सूर्य का प्रकाश आसानी से मिल सके। ठीक, चलिए ये पूरी बात हो गई। इसमें कुछ ऐसा समझने लायक नहीं था, ऐसा करने लायक नहीं था। आप इसको क्या करेंगे, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक काम कर सकते हैं, घर जा करके क्या करना है आपको? अमेज़न बेसिन का जीवन लिख लेना है। अमेज़न बेसिन का जीवन अपने आप से, इससे देख के नहीं। आप जो अपने आप से लिखेंगे वो आपके अपने अच्छे नोट्स होंगे। जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को ये सब समझ में आ गया, मेरे को करने की जरूरत नहीं है टेंटेटिव उत्तर, टेंटेटिव दर्शन कोई मुझे बताएगा, मैं तुरंत से पहले बता दूंगा यहाँ पे कैसी जलवायु होने वाली है, यहाँ पे कैसे पौधे मिलेंगे, यहाँ पे कैसे वनस्पति मिलेंगी, वनस्पतियों के साथ साथ हम जंतु देखेंगे तो कौन से मिलेंगे। तो ये सब कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मानव जीवन की बात करें, तो मानव जीवन कैसा होगा? देखिए बहुत ही मैंने बोला कि चिड़चिड़ा वाला मौसम है। यहाँ पे अमेज़न बेसिन है, यहाँ पे ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं वो छत बना लेते हैं, नीचे प्रकाश तक नहीं आ पा रहा है। यहाँ से देखा जाए तो अमेज़न नदी में पहले अगर हम देखते हैं तो नदी ही एक ऐसा मात्र रास्ता था जब हम अमेज़न नदी में मतलब अमेज़न बेसिन के अंदर पहुँच पाते थे, इन जंगलों में पहुँच पाते थे। एट प्रेजेंट क्या हो गया है? रेल मार्ग बन गए हैं। तो यहाँ के लोग जो होंगे वो क्या करते होंगे? या तो वो पशुपालन करते होंगे या वो मत्स्य पालन करते होंगे, क्योंकि मछली सिंपल सी बात है, नदी इतनी बड़ी है, घाटी इतनी बड़ी है, तो मत्स्य पालन तो बनता है। और फिर क्या होते हैं? ये आखेटक भी होते हैं, लाइक शिकारी भी होते हैं। और यहाँ की जो लेडीज़ के बारे में बताया गया है वो क्या करती हैं? खाद्यान्न को उगाती हैं, मतलब कुछ ऐसी फसलें उगाती हैं जिसमें अनन्नास को भी रखा गया है। अनन्नास कंदमूल बोलते हैं, एक कंदमूल है, कुछ कंदमूल को उगाती हैं और वही क्या करती हैं? ये उसी को उगा करके कई बार क्या होता है, शिकार करने गए हैं जेंट्स, और शिकार मिलना ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, निश्चित तो नहीं है, अनिश्चित बात है। तो जब अनिश्चित होता है, शिकार नहीं मिल पाता है, मछलियाँ नहीं पकड़ पाते हैं, तो ये क्या करते हैं? जो महिलाओं ने उगाया है वही खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। बस इतनी बात इन्होंने बोली है। आगे देखते हैं क्या है। जो साइड में लिखा होता है ना, ये क्या आप जानते हैं, वो हम लास्ट में पूरा करेंगे, उसको आप टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे जो खेती होती है वो कैसी खेती होती है सभी को पता है। दहन कृषि पद्धति यहाँ पे चलती है। कर्तनैन दहन कृषि पद्धति, दहन कृषि पद्धति को पिछले 1-2 लेक्चर में भी शायद समझाया है। दहन कृषि पद्धति क्या होती है? एक जगह से ये क्या करते हैं? जंगलों को साफ कर देते हैं और उस मैदान को जोत करके वहाँ पर कृषि करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो मैदान होते हैं उसमें उपजाऊपन होता है, वहाँ पे कृषि करते हैं। साल 2 साल 4 साल करने के बाद में उस मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है? उर्वरकता खत्म हो जाती है। उर्वरकता खत्म होने के साथ ही ये क्या करेंगे? दूसरी जगह पर जंगल को काटेंगे, एक प्लॉट बनाएंगे और फिर वहाँ पे कृषि करने चले जाएंगे। 5-6 साल जब वहाँ पर करेंगे तो इधर वाला प्लॉट बिल्कुल छोड़ देंगे ये लोग। वहाँ पर करते करते जब वहाँ की जब उर्वरकता खत्म हो जाएगी तो वापस से ये इस वाले प्लॉट में आ जाते हैं, क्योंकि तब तक ये इन्होंने जो छोड़ रखा था ये प्लॉट क्या हो जाता है? उर्वरक हो जाता है। आप किसी भी मिट्टी को बहुत सालों के लिए छोड़ दें जो बिल्कुल बंजर हो चुकी है, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे वो उर्वरक हो जाती है। वहाँ पे क्या होते हैं? देखो छोटी छोटी
कीड़े मकोड़े भी वहाँ पे आएंगे और वो भी कभी मरेंगे। और वो धीरे धीरे, कहते हैं ना हम लोग, जब भी कोई छोटी छोटी चीज़ों को हम मिट्टी में मिला देते हैं तो वो क्या होता है, उर्वरकता बढ़ जाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप चीज़ों को समझते चलें। ठीक, चलिए एक बार पानी पीएं। हाँ बोलते जाओ। शिवांश पानी। हाँ, बंजर भूमि, ठंडा पानी में तो किसी के पास गर्म नहीं, मतलब नॉर्मल पानी है। बंजर भूमि को लॉन्ग टाइम तक छोड़ने के बाद बंजर नहीं होती है। अगर वो पथरीली भूमि है, ठीक है, पथरीली चट्टानों वाली भूमि है, तो वो कभी भी नहीं सुधरेगी जब तक उसका अपक्षय और अपर्दन ना हो जाए। अपक्षय और अपर्दन का मतलब होता है एक लॉन्ग टाइम प्रक्रिया जिसमें कि तुम्हारी जैसी हजारों पीढ़ी आकर के चली जा सकती हैं, ठीक है, तब जा करके वो एक उपजाऊ भूमि बनेगी। लेकिन अगर एक अच्छी भूमि को, जिसमें कि उर्वरकता खत्म हो गई थी, अच्छा ठीक, उर्वरकता मुझे लग रहा था ये उठेगा, उर्वरकता खत्म हो गई थी, उस उर्वरकता खत्म होने वाली भूमि को आप कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, साल, जब मान लें 5-7 साल के लिए, ठीक है, उसके आसपास खेती हो रही है, उसके आसपास वन खड़े हुए हैं, उससे जमीन को छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आसपास वन है तो वनस्पतियाँ उसमें भी उगेगी, ठीक है, तो धीरे धीरे वो उर्वरक हो जाती है। लेकिन अगर आप पथरीली भूमि की बात कर रहे हैं, किसी जमीन पर आपने भट्टा लगा दिया था, मान लेते हैं किसी ज़मीन पर आपने भट्टा लगा दिया था और उसको आपने छोड़ दिया, और उस ज़मीन पर भट्टे की ईंटें पहले से ही दबी हुई हैं, उसको आपने छोड़ दिया, आप उसको 100 साल के लिए छोड़ दें, कुछ नहीं होने वाला, वो वैसे ही रहेगी, ठीक है, जब तक आप उसको भट्टे की ईंटों वाली जो मिट्टी है वो निकलवा नहीं देते और उसको कुछ और भूमि, मतलब मिट्टी डलवा नहीं देते, तब तक वो ऐसे ही रहेगी। और मिट्टी डलवाने के साथ साथ आपको गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए, गोबर के साथ साथ आप कह सकते हैं कि घर की जो राख होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर जैव विविधता हो, इससे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा पनपती है। तो बाकी तो वो जो बोल रहे हैं कि छोड़ने के बाद वो बेकार हो जाती है, तो वो भूमि अलग टाइप की होती है जो बेकार हो जाती है, जंगलों के आसपास वाली खराब नहीं होती। घरों की बात कर रहे हैं ये लोग, घर कैसे होंगे? कुछ लोग जो घर में रहते हैं वो मधुमक्खी के आकार के घरों में रहते हैं। मधुमक्खी के आकार के घरों में, वो मधुमक्खी जो आकार होता है उस घरों में रहते हैं। मधुमक्खी के छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, ये पेड़ की डाल बनाई हमने, ये कुछ इस तरीके से लगता होता है, दैट मींस इसके जो घर होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। आप लोग मधुमक्खी मत बनाने लगता, ऐसे ऐसे करके मधुमक्खी के घर के आकार बनाते हैं ये लोग, ऐसे वाला मतलब नहीं है, इनका मतलब है कुछ ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे होता है। तो मधुमक्खी के आकार के घरों में रहते हैं। और कुछ घर बहुत ही बड़े होते हैं जिसको हम अपार्टमेंट टाइप का बोलते हैं, उनको इन्होंने नाम दिया है मलोका। क्या नाम दिया है? मलोका, मलोका नाम दिया है। ये कुछ ऐसे घर होते हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट भी होते हैं, ऐसे घरों में भी लोग रहते हैं और ऐसे घरों में भी लोग रहते हैं। ये था इनका जीवन पद्धति जो आप लोग समझ सकते हैं। बस कंप्लीट हुआ। एक लाइन जो लास्ट में लिखी हुई है इसको आप अंडरलाइन करेंगे। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग, 1970 में ट्रांस अमेजन जो लिखा हुआ है अमेजन महामार्ग बनाने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हुआ है। ये 1970 का है, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। 1970 में क्या हुआ है, 1900 मतलब 70 के आसपास में क्या बना है भाई, महामार्ग बना है। कौन सा? अमेजन महामार्ग, जो कि वर्षा वनों के अंदर तक जाना क्या हुआ है, संभव हुआ है। पहले क्या होता था, अमेजन वनों के अंदर अगर जाना है तो सिर्फ नदी ही एकमात्र रास्ता थी, उसके अलावा आप कहीं से नहीं जा सकते थे। नदी का मतलब आप नदी में बोट डाल के और बोट से आप नदी अंदर, अगर आप जंगलों तक जाना चाहते हैं तो सिर्फ वहीं तक वैसे ही जा सकते थे और कैसे। चलिए आ जाइए गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तो आपको इजीली समझ में आएगा, आई नो। ये थोड़ा बाहर की चीज़ें हैं, ये थोड़ा कम समझ में आती है। गंगा ब्रह्मपुत्र तो अपनी है, इसको नहीं मिलाएंगे, जरूरत पड़ेगी। इसका जो काम है दूसरा वो आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए क्या क्या काम करना है अमेजन से। अमेजन से आपको काम करना है कि नदी कितने देशों में बहती है, नदी कितने देशों में बहती है, इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियाँ, ये नदी कितने देशों में बहती है, अमेजन नदी कितने देशों में बहती है, इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियाँ ढूंढो, ये आपको ढूंढनी है।
इसकी कुछ सहायक नदियाँ ढूंढो, इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियाँ ढूंढनी है। हाँ, कुछ भी नहीं बोला हमने, कुछ भी तो नहीं बोला हमने। बोला अमेज़न नदी कितने देशों से बहती है, इसकी कुछ मुख्य सहायक नदियाँ ढूंढनी है। हमें लगता है कि तुम्हें जिस दिन नोट्स बनवाना पड़ेंगे उस दिन आप लोग 1 पेज के नोट्स बना पाया करेंगे 1.5 घंटे में। ये आपकी क्वालिटी है। महान लोग हैं भाई साहब। चलिए, दूसरी नदी के बारे में हम बात करेंगे, गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र, सभी लोग गंगा को भी जानते हैं और सभी लोग ब्रह्मपुत्र को भी जानते हैं, ठीक है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अगर बात करें और इसकी सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र है क्या, नदियां हैं, कहाँ बहती हैं, अपने इंडिया में बहती हैं, अपने इंडिया, ठीक है ना। हम लोग इंडिया वाले, अभी इंडिया की बात नहीं समझ में आएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से समझो, बातें कम करो थोड़ी। हम बोल बोल के थक जाते हैं, कई बार ऐसा होता है एक ही वर्ड जो बोल रहे होते हैं वही नहीं निकलता मुँह से, तुम लोग सुनते नहीं हो, फिर गुस्सा आती है। कई बार ऐसा होता है लगातार, क्योंकि यहाँ पे देखो नोट्स बनाने वाली बात होती है ना, तो थोड़ी देर हम नोट्स बनवा रहे होते हैं तो आराम से खड़े होते हैं। लगातार बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा, जो वर्ड बोलना चाहते हैं वो वर्ड निकलता ही नहीं है मुँह से। तुम लोगों की बातें करने में तुम्हारी बातें पूरी नहीं होती हैं। यहाँ देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र की हम बात कर रहे हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायक नदियाँ मिलकर के जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें क्या करती हैं, अपना बेसिन का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन क्या है, अभी अभी हमने समझा, जो भी सहायक नदियों का जल और जो मुख्य नदी का जल मिलकर के जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है, उसी को हम नदी का बेसिन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नदी का बेसिन बोलते हैं। तो ये क्या था, इसमें जो बताया गया है, ये एक बात बताओ, हमारा भारत कहाँ पर है, उष्णकटिबंध में है ना, कुछ यहाँ पे पड़ता है अपना भारत, दैट मीन्स 23.5 20 से निकल रही है, इसमें पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या है, इस तरीके से अपना भारत को अपना देख, ठीक, ये कुछ ऐसा देखते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारी क्या निकल रही है, ब्रह्मपुत्र निकलती है, यहाँ से हमारी कौन सी निकलती है, गंगा निकलती है, गंगा यहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं चीज़ों को, उन्होंने बोला है उत्तर में 10 डिग्री से 30 डिग्री, 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, ऐसा इन्होंने बोला है। हाँ, ये बता देते हैं क्या सीन करा यहाँ पे, कुछ ऐसे करा है कि नहीं करा, 0 डिग्री ऊपर आ जाएगी, 10 डिग्री था ना, 10 डिग्री, इसी 10 डिग्री को बनाएंगे, उसके ऊपर बोला है उन्होंने 30, ठीक है। यहाँ पे जो फैला हुआ है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, मतलब डेल्टा नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र का घाटी है, ठीक है, नदी है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ फैली हुई है भाई, भूमध्य रेखा। ये मैं बताना चाहूँगी, अभी वही मैं बोलना चाह रही, ये बात इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, आई डोंट नो दैट। हमारी गंगा जो हम देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रेखा देखते हैं हम, वो इस एरिया में देखते हैं। अपना वो वाला मानचित्र था ना, वो कहाँ गया, अच्छा चलो रखा होगा, तो कोई बात नहीं, वो रखा रहने दो, वो अगली पीढ़ी के लिए काम आएगा, ठीक। यहाँ देखते हैं हम लोग, ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा एरिया भी आता है इसमें, क्योंकि यहाँ से कुछ सहायक नदियाँ निकलती हैं, तो दैट इज दिस वन। लेकिन यहाँ से हम जो स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, जो भारत स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो 10 डिग्री का मतलब तो ये आ रहा है, मुझे जो लग रहा है वो 10 डिग्री का मतलब तो कुछ यहाँ आ रहा है, 10 डिग्री का मतलब कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ से तो गंगा और ब्रह्मपुत्र फैला हुआ नहीं है। किसी को लग रहा है कि यहाँ से भी कोई सहायक नदी जाकर के वहाँ मिलती है, लग रहा है क्या, कोई नहीं, किसी को लग रहा है उसको बताओ ना, तुमसे भी मैप बनवाएंगे, तो कोई वैसे ही नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला है, ये बात थोड़ी सी मुझे अच्छी सी नहीं लगी। अच्छी सी लगने का मतलब है यहाँ पे ये फिट नहीं हो रही। उपोष्ण क्षेत्र इन्होंने बोल दिया, एक तो उपोष्ण क्षेत्र से, हाँ उपोष्ण क्षेत्र तो है 10 डिग्री के बाद में, ये उपोष्ण क्षेत्र है, जो कि अभी हमने बताया था। 10 डिग्री से सटा हुआ थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। लेकिन उपोष्ण क्षेत्र में इन्होंने बोला 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री मतलब 30 डिग्री उत्तर तक,
की हो गई है, इनसे गलती से हो गया होगा शायद, या टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, आई डोंट नो दैट। लेकिन 10 डिग्री नहीं है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग को अगर डाउट होगा तो वही डाउट में नहीं रहना। देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस करके दिखाया जाता है। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ये 12 है और ये 8। इसके बीच की लाइन मैंने खींच दी है 10, तो ये 10 आई थिंक यहीं से जा रही है। आप लोग कितनी भी सीधे खींच लेंगे, यहाँ से खींच लेंगे, लेकिन यहाँ से भी क्या नहीं होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हमें यहाँ दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है। आप लोग अगर ये बोले हाँ 23.5 से ऊपर की बात नहीं करके थोड़ा सा और नीचे आ जाए मैम तो ठीक रहेगा, तो कोई बात नहीं, वहाँ से हम 20 से भी मान सकते हैं। तो शायद 20 से ये ठीक होगा, यहाँ पे आप 20 लिख लें। इस एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन करते चले, बाकी भी और भी हमने देखा है, पीछे भी कई सारी गलतियाँ देखने को मिली हैं। ठीक है, 20 डिग्री लिख लेंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। ऊपर से 20 डिग्री जब हम लिख रहे हैं तो उपोष्ण वाला क्षेत्र नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि उपोष्ण तो 10 डिग्री के जस्ट ऊपर होता है, वो भी इनकी गलती हुई होगी। ठीक है, तो ये 20 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य स्थित है। अभी बताया था, वो क्या बोलते हैं, इधर भी लिखा था, कौन सा वाला, अरे यहाँ देखो ना, ये हाँ ये वाला हो सकता है, ऊपर वाला उत्तर 30 डिग्री तक जो पहुँचे, 20 डिग्री, हाँ तो ये 20 से ही कर लो आप लोग, ऊपर वाला। एक काम करो, सिर्फ 20 से ही कर लो। आपका जो ये हो सकता है, ये मान लेते हैं हम कि एनसीईआरटी का टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 20 डिग्री उत्तर करेंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपोष्ण क्षेत्र बैठेगा, हाँ सही है, कर्क रेखा के पास वाला उपोष्ण क्षेत्र बैठेगा, बिल्कुल सही है। ठीक, हम लोग वैसे एनसीईआरटी में काफ़ी गलतियाँ निकालते चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी गलत नहीं हो सकती, हम लोग एनसीईआरटी सही करते चल रहे हैं ना। कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं 6 क्लास से अभी तक 7th क्लास में, लेकिन इसको सही करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे गलती है। तो देखो यहाँ पे 20 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर आपने कर लिया होगा। फिर उसने बोला है कि कुछ घग्गर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं और ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ आपको ढूंढ रही हैं, ऐसा उसने बोला है। तो अभी अभी हमने बताया था, जब गंगा बनाई तो गंगा में कौन कौन सी नदियाँ इसकी सहायक हैं। गंगा के पास में हमारी सबसे पहले आती है राम गंगा, जो इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा है, हम लोग गंगा पढ़ेंगे तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे। राम गंगा के पास अगर हम बात करें, कौन सी नदी आती है, गोमती। गोमती के बाद अगर हम बात करते हैं तो घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, कोसी, गंडक, कोसी। तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, क्या याद करने में कोई दिक्कत है? नीचे वाली अगर हम देखते हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल, सिंध, केंट, टोन, सोन, बेतवा, बेतवा, केंट, टोन, सोन, ठीक है ना, बेतवा, केंट, टोन, सोन। आपको ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपको क्रम से याद होनी चाहिए। कई बार क्रम लगाने के लिए देता है। क्वेश्चन मैं आज शाम को भेजूंगी, याद रहेगा तो। कई बार मैं क्वेश्चन बोल के जाती हूँ, भेजूंगी, और मुझे याद नहीं रहता तो मैं नहीं भेजती। क्वेश्चन मुझे याद रहा तो सेम क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगी। गंगा की सहायक नदियों में उसने बोला है कि क्रम को सजाइए, और क्रम में उसने 5 नदियाँ दी हुई हैं हर एक लाइन में। उस पाँचों में 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हुई थी कि गोमती पहले आएगी कि घग्गर पहले आएगी, फिर ठीक हो गया था। ठीक है, तो आप लोग उसको क्वेश्चन को देख लेंगे। अगर मैं नहीं भेजूंगी तो कल मैं आऊँगी तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे याद है कहाँ पे लिखा है, तो याद है तो मैं फटाफट से जाकर के फोटो क्लिक कर लूँगी। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ सहायक नदियाँ इसने बता दिया। उसके बाद इसने बोला है कि ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों को आपको ढूंढना है। वैसे जो पुराने लोग हैं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ हैं सहायक, वो भी उनके पास सब लिखी हुई हैं। लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं? लिखी हैं, वेरी गुड। चलिए, तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इस सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं, अववाहित। ये सब अववाहित होती हैं और इसमें हम एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसको हम दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होती है। यहाँ होता है कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा भाई? सुंदरबन डेल्टा, जिसको हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बोलते हैं। और ये दुनिया का मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा होता क्या है? 6th क्लास की एनसीईआरटी ने नहीं, 6 ने नहीं, 7th में ही जब हमने जल पढ़ा था तो जल में हमने डेल्टा पढ़ा था। डेल्टा क्या होता है? वही बात थी, मुख्य नदी पितृकाओं में फैल जाती है, पितृकाओं में फैल जाती है। ये पितृकाएं सारी अपना अपना मुहाना बनाती हैं, लेकिन जो भी ये अपना मुख्य नदी के सहारे या फिर जो भी इन नदियों में अपसाद हैं, क्या है भाई? अपसाद है। और ये अपसादों को अपने तटों पर क्या कर देती है? निक्षेपण कर देती है। इन सारे तटों को मिला करके, अपसादों के मैदान को मिला करके हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डेल्टा। ये अपसादों के तटों मतलब पूरे एरिया को मिला करके हम इसको क्या नाम देते हैं? डेल्टा नाम देते हैं। इसलिए बोला जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक ऐसा डेल्टा है जो पक्षी के आकार का है। कौन सी नदी बनाती है? पक्षी के आकार का डेल्टा कौन बनाती है? क्वेश्चन पूछा गया है, अभी पिछला शायद करा है। मिसिसिपी।
मिसिसिपी मिसौरी उसके साथ जब जोड़ देते हैं हम तो बोलते हैं कि ये भी एक पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। पक्षी के आकार का डेल्टा का क्या मतलब है, आप ऊंचाई से देखेंगे तो उसमें से 5 इस तरीके से कुछ ऐसे दिखते हैं आपको, तो ये पक्षी के आकार का लगता है, पक्षी के पंजे के आकार का, पक्षी के पंजे के आकार का, जैसे पक्षी का पंजा होता है अपना भी ऐसे ही होता है वैसे तो, ये ऐसे आकार का डेल्टा आपको देखने को मिलेगा ऊंचाई से जाने पर मिसिसिपी मिसौरी का। मिसिसिपी है कहाँ, उत्तर अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है वैसे, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, दैट मीन्स यूएसए। हमने जब जल में ही देखा था तो कुछ कुछ चीज़ें देखी थी तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अब बात करते हैं हम कुछ मुख्य ऐसे मुख्य घटक हैं नदी के, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसके मुख्य घटक क्या है, एक तो सुंदरबन डेल्टा इसका मुख्य घटक है। दूसरी चीज़ों में अगर हम बात करते हैं तो एक है, अगर हम देखें जब भी ये किसमें समतल सपाट मैदान में बहती है तो चाप झीलों का निर्माण करती है, तो बहुत सारी चाप झील आपको देखने को मिलेंगी। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली है चाप झीलों के साथ साथ यहाँ पे जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी जलवायु है। क्या इसको बताने की ज़रूरत है आप लोग को, ये जलवायु तो सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जलवायु कैसी है, मौसमी जलवायु है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है मौसमी जलवायु, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु के साथ साथ हम देखते हैं वर्षा कौन से महीनों में होगी, जून से सितंबर, मध्य जून से मध्य सितंबर इन्होंने लिखा है वर्षा होती है। अब यहाँ पे वर्षा जब मध्य जून से मध्य सितंबर होगी तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे इंडिया वाले देखते हैं और हम लोग देखते हैं वो होती है कि गर्मी में गर्मी मिलती है हमें और सर्दी में सर्दी मिलती है। सब लोग को ऐसा मौसम नहीं मिलता है। आप रूस में चले जाइए, रशिया में, वो लोग कहेंगे गर्मी क्या चीज़ होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, सर्दी ही सर्दी होती है। आप कनाडा वाले लोगों को देखिए, आप अलास्का वाले लोगों को देखिए, वो लोग कहेंगे गर्मी होता क्या है, ठीक है, उनके लिए सारे मौसम एक जैसे हैं। कुछ लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जिनके लिए हमेशा वर्षा है, उनके लिए सारे मौसम एक जैसे हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वर्षा होती है। हर दिन ऐसा एक ज़रूर आता है, अमेज़न बेसिन के टाइम पे भी ये देख रहे हैं हम, जो वर्षा है वो हर दिन होती है और बिना मतलब पूर्व चेतावनी के। हमारे यहाँ पे जो वर्षा होती है वो चेतावनी देके होती है, पहले बादल आएंगे, फिर काले बादल आएंगे, फिर कभी कभी आंधी आ जाती है तो हमें चेतावनी मिल जाती है कि बारिश होने वाली है। हम कपड़े ऊपर से भाग करके उठा लाते हैं कि बारिश आने वाली है। कभी कभी तो इतनी अच्छे तरीके से चेतावनी मिलती है, आप लोगों ने देखा होगा, आप घंटों भर देख करके मज़े भी लेते हैं। कभी छत पे आप बैठे होंगे और अभी कुछ दिन पहले एक ने स्टेटस लगाया था और वो बहुत ही अच्छा था, वो मैंने भी फील किया था, मैंने खुद भी देखा था और स्टेटस पे भी लोगों के देखा। छत पे बैठे हुए थे तो एक साइड में बादल थे, बादल के अंदर से लाइटें जल रही थी, तो मैं, मेरा भाई और सिस्टर बैठे थे, तो हम लोग कुछ ऐसे बोल रहे थे, अरे उधर वाले पार्टी कर रहे हैं। उस दिन मेरी सिस्टर का बर्थडे भी था, तो मैंने बोला तुम्हारा जो बर्थडे है ना वो उधर पार्टी हो रही है, दूसरी दुनिया वाले पार्टी कर रहे हैं और ये डीजे लाइटें जला रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या है, उधर से ऐसी लाइटें जल रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो बिजली कड़कने की आवाज़ भी नहीं थी, कुछ भी आवाज़ नहीं थी, सिर्फ लाइट जल रही थी और बंद हो रही थी। तो ये पूर्व चेतावनी होती है हमारे यहाँ पे किसकी, वर्षा की। लेकिन अमेज़न जो बेसिन में वर्षा होती है वहाँ पे कोई पूर्व चेतावनी नहीं होती और हर दिन एक बार वर्षा ज़रूर हो जाती है। तो इन लोग को क्या पता क्या गर्मी क्या सर्दी, इनके यहाँ तो सिर्फ वर्षा ही वर्षा है, समझ रहे हैं। हम इंडिया वाले सारे तीनों जो 3 और 4 ऋतुएं हैं, चारों के चारों ऋतुओं का मज़ा ले पाते हैं, सभी ऋतुओं को समझ पा रहे हैं, सभी ऋतुओं को देख रहे हैं। और बाकी लोगों को अगर हम बात करें तो और ऐसे और जगह नहीं है जहाँ पे चारों ऋतुएं देखने को मिलती हों। कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे चारों ऋतुएं देखने को मिलती हैं। अपना इंडिया वाले तो फिलहाल बहुत ही लकी हैं हमेशा से, है ना। नेक्स्ट देखो, कुछ लोग कहते हैं कैसी बातें कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग को कहीं और जाना है। चलिए आ जाइए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो पर्यावरण क्या होता है, जनसंख्या को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ढलानों पर जनसंख्या का जो वितरण है कम पाया जाएगा। और आप एक बात बताइए, मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण क्या होगा, बहुत ही घना होगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है, इसमें बोला जाता है कि जो सघनता है, हम लोग के रहने की जो सघनता है, जो बस्तियां हैं, या फिर हम बात करें जनसंख्या दृष्टि है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र में है। यहाँ पे क्यों लोग ज़्यादा रह रहे होंगे, आप लोग बताएं जरा। क्योंकि एक तो नदियाँ हैं, उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान है तो क्या होगा भाई, कृषि अधिक होगी। कृषि अधिक होगी तो सबसे ज़्यादा अगर कृषि होती है तो वहाँ पे क्या होते हैं, उद्योग भी अधिक होते हैं, कच्चा माल अच्छे से मिल पाता है, सब कुछ हो पाता है, तो उद्योग भी पनपेंगे। उद्योग पनपेंगे तो जितना ज़्यादा, हम एक बात बताइए, जब उद्योग पनपेंगे और कृषि अधिक होगी तो लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे, तो दूसरी जगहों से लोग आकर के भी यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। पहले भी आप लोगों ने देखा है कितनी सारी कंपनियाँ आकर के इंडिया में व्यापार करके चली गई, ठीक है। चीज़ों को रिलेट करते चलिए,
सब कुछ ज्योग्राफी हिस्ट्री सब एक है, कुछ नहीं है। बाकी थोड़े थोड़े नाम उधर याद करने पड़ते हैं, इधर थोड़ी नदियाँ वदियाँ याद करनी पड़ती हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे लोग क्या होंगे, अधिक रहेंगे। यहाँ पे जो जनसंख्या होगी भाई, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही सघन होगी, ठीक है। घनत्व क्या होगा, जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक होगा, ठीक है। बस इसमें कुछ समझने की बात नहीं थी। अब एक बात बताइए, इन्होंने जो लिखा है धान की खेती, क्या हमें नहीं पता कि धान की खेती यहाँ पे अच्छी होती है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं हम लोग, क्यों? धान की खेती बहुत ही अच्छी होती है। धान की खेती के लिए क्या उपयोगी होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि वर्षा उपयोगी होती है। कोई ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा अंग्रेज हो जो ये नहीं समझता हो कि धान की खेती, चावल की खेती की बात कर रहे हैं हम, धान मतलब, ठीक है, धान मतलब चावल, जो आप चावल खाते हैं ना घर में, वही धान होता है। तो धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होता है वो क्या होता है भाई, वर्षा होती है। अगर वर्षा नहीं होती है तो आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को कहते सुना होगा कि इस बार पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ रहा है। वो लोग बोलते हैं चौहड़ में बहुत ज़्यादा पानी लगाना पड़ रहा है ना। तो चौहड़ मतलब चौहड़ा लगता है धान से पहले, ठीक, वो उसमें पानी लगाने की बात कर रहे होते हैं। अदरवाइज नहीं लगाएंगे तो धान की खेती ऐसी होती है कि अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो वो सूख जाती है। एक घास प्रजाति है धान, कौन सी प्रजाति है, घास की प्रजाति है। और अगर आप थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो वो क्या हो जाती है, सूख बहुत जल्दी जाती है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, उतनी जितना आपको चाहिए उत्पादन आप जितना कर सकते थे उतना उत्पादन नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी बारिश नहीं हो रही है। धान लगा हुआ है इस टाइम पे, धान लगा हुआ है, गेहूँ देखो बबली, हम कह रहे थे ना अंग्रेज बहुत मिलेंगे आपको, कह रही गेहूँ, धान लगा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है ना, धान लगा हुआ है भाई इस टाइम पे। और धान के टाइम पे ही हम बारिश की दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए, ठीक है। बारिश नहीं हो रही, अपने यहाँ पे इतने पापी लोग रहते हैं, ऐसे बारिश होती है, ऐसे आती है चली जाती है, बस शक्ल दिखाने आई और चली गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी कुछ आज अन्य फसलें भी होती हैं, सबको पता है अन्य फसलें कौन कौन सी होती है। यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। गेहूँ अपने यहाँ पे उगाया जाता है, मक्का अपने यहाँ पे उगाई जाती है, जौ अपने यहाँ पे उगाया जाता है, जौ और बाजरा अपने यहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है। बाजरे की रोटी और मक्का का साग लोग आज भी पसंद करते हैं अपने हरियाणा में, ठीक है, अपने यहाँ पे नहीं, हरियाणा में अगर हम बात करें तो ये सारी खेती कहाँ पे होती है, ये सारी खेती कहाँ पर होती है, अपने यही वाले गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में ये सारी खेतियाँ होती है। तो इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत कुछ भी नहीं थी। आगे देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल में किसकी, चाय की खेती होती है। पश्चिम बंगाल में किसकी खेती होती है, चाय की खेती होती है। आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही अच्छे खेत होते हैं वहाँ पे, थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर ऐसे करके बने हुए होते हैं और वहाँ पे चाय की खेती होती है। उसके बाद इन्होंने लिखा है बिहार एवं असम में सिल्क के कीटों की खेती होती है। बिहार और असम में किसकी खेती होती है, सिल्क के कीट, जिससे सिल्क बनता है। उन कीटों का उत्पादन कहाँ पर होता है, बिहार और असम में होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन फैक्चुअल बनते हैं ना वो इसी में कॉन्सेप्ट और फैक्ट मिला देते हैं। चाय वाला तो आया है, वो कई बार आया, चाय और कॉफ़ी इस बार भी आया है, ये लो भाई मिलो इनसे, चाय वाला इस बार भी आया है, आपको क्या करना है, याद रखना है। और एक बात बता दें, कॉफ़ी वाला, जब यहाँ पे कॉफ़ी की बात करेंगे, कॉफ़ी वाला भी यूपीएससी अल्टरनेट टाइम 2 साल 30 साल में हमेशा 3 साल में पूछ लेती है। 30 साल नहीं बोला हमने, 3 साल बोला है, ठीक है। 2 साल 3 साल में हमेशा अल्टरनेट टाइम कॉफ़ी के से भी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आइए जरा दूसरा देख लेते हैं क्या है। कीट हो गए, मंद ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वेदिका कृषि की जाती है। मंद ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वेदिका कृषि की जाती है। वेदिका कृषि क्या होती है, सीढ़ी में नुमा खेतों को क्या कर दिया जाता है, देखो ढाल क्या है, मंद है, थोड़ा ऐसा ढाल है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये ढाल है। अब यहाँ पे ढाल जो है इसमें पानी लगाना है तो कितना मुश्किल होगा, पानी ऊपर डालेंगे वो नीचे आ जाएगा। बारिश भी हो रही है, कितनी भी बारिश हो जाए पानी यहाँ पे आएगा और जैसे ही ऊपर आएगा वो नीचे चला जाएगा, तो पेड़ों की जड़ों तक भी ठीक से पानी नहीं रुक पाता है। तो हम वेदिका कृषि करते हैं। वेदिका कृषि का क्या मतलब होता है, हमने इतनी जगह को काट के और इसको थोड़ा समतल कर लिया, फिर इसको उठाया, अरे मेरा हाथ नहीं उठेगा ऐसे, आप लोग समझिए थोड़ा सा, फिर उठाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। जो ये ढाल है, ये जो ढाल है इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे इसको यहाँ तक काट लिया और उसके बाद इसको प्लेटफॉर्म बना दिया। क्या कर देते हैं, इसको एक यहाँ से इस तरीके से इसको ही काट देते हैं, इसको काट देते हैं, प्लेटफॉर्म बना दिया, फिर यहाँ आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, यहाँ तक के पार्ट को इसको काट देते हैं, इसको यहाँ तक का एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, प्लेटफॉर्म ये बना देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ पे एक ऐसे करके प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये इस तरीके की कृषि करते हैं। ये क्या बन जाती है भाई, सीढ़ियाँ बन जाती है। क्या बनेगी,
चले जाएं, फिर आप थोड़ा नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के लिए एकदम खड़ा नहीं रखते हैं, ये हल्का ढाल देते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोग को उतर के भी तो आना है, सीढ़ी थोड़ी ना लगाएंगे आप खेत में ले जाके भाई, ठीक है, उतर के भी तो इधर ही से आना है। तो ये आप क्या करते हैं, ये इस तरीके से स्लट बना देते हैं और फिर हल्की सी यहाँ पे वो रखते हैं, उसके बाद एक बड़ा सा स्लट बनाएंगे, फिर हल्का सा रखेंगे, फिर बड़ा सा बनाएंगे, फिर हल्का सा, ठीक है। तो ये वेदिका कृषि होती है, सीढ़ीनुमा कृषि बोलते हैं हम इसे, क्या बोलेंगे, सीढ़ीनुमा वेदिका कृषि, वेदिकाएं बना देते हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना देते हैं, ठीक, ये इस तरीके की खेती करते हैं। अब भू आकृति होती है कुछ, भू आकृति में हम लोगों ने भू आकृति पढ़ी थी, आप लोग सच्ची सच्ची बताना कौन कौन सी भू आकृति होती है। पहले तो जो वर्ड हम बोलते हैं ना उसका मतलब समझा करो। भू आकृति मतलब भूमि पे जो आकृति होती है। अब भूमि पे आकृति क्या क्या बनाएंगे आप लोग, पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र, ये इसके अलावा कुछ बनाएंगे क्या, पर्वतीय क्षेत्र को ही पर्वत बोल लेंगे, पठारी क्षेत्र को हम पठार बोल लेंगे, और एक हमारे पास हो जाता है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र पढ़े थे, इसके अलावा भी कुछ पढ़ा था, तटीय मैदान, तटीय मैदान, या फिर मैदानों की बात करें वो एक ही बात है। गिरिपथ एक चीज और देखते हैं हम लोग, गिरिपथ क्या होता है, पठार जो पर्वत है उनके नीचे का जो भाग होता है जिसको हम लोग तराई क्षेत्र भी बोलते हैं, उसको हम गिरिपथ बोलते हैं, तराई क्षेत्र भी बोलते हैं, तराई आता है, ठीक है ना, उसी में नीचे आ जाता है खादर और फिर बांगर, इस तरीके से, तो तराई क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, गिरिपथ। तो ये क्या है, कुछ भू आकृति हैं। अब भू आकृति क्या है, इस भू आकृति में कुछ कुछ क्षेत्र इन्होंने बोला है कि जैसे कि उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आइए जरा इधर, आप लोग देखिए अपना जो छोटा वाला पार्ट है, अपना जो छोटा वाला भाई, ये उत्तराखंड है, ये वाला सिक्किम है, ये वाला अपना जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, कैसे क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, आप लोग को सबको पता है। और अगर हम उत्तराखंड की बात भी करते हैं, उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है। आप लोग सितारगंज और किच्छा तक अगर घूमे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उससे किच्छा सितारगंज की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के अगर हम देखेंगे हल्द्वानी में भी अगर आप जाएंगे तो आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। हल्द्वानी वगैरह में एट प्रेजेंट जो बारिश का मौसम है उसमें पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक। तो आप कभी गए होंगे तो आपको बहुत फील आ रहा होगा कि कैसा लग रहा होता है। आप जब गाड़ी में चल रहे हो, धीरे धीरे ठंडी ठंडी फुहारें बाहर से आ रही होती हैं, गाड़ी की एसी की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ शीशा क्या कर लीजिए, डाउन कर लीजिए, और वही एसी वाली हवा आ रही होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है वहाँ पे। उस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो है हमने देखा कि उत्तराखंड था हमारे पास, सिक्किम था, अरुणाचल प्रदेश था, पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है। ठंडी जलवायु होगी तो आप लोग बताएं कौन से वृक्ष मिलेंगे, चीड़, देवदार, इस तरीके के वृक्ष। आप सभी को बताएं जब भी हम हल्द्वानी, नैनीताल जाते हैं तो चीड़ के वृक्ष हमें देखने को खूब मिलते हैं, देवदार भी मिलता है, चीड़ मिलता है, तो इस तरीके के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र का बात आती है तो वहाँ 7 सिस्टर्स की बात करते हैं हम, तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में कुछ बांस के झुरमुट भी देखने को मिल जाते हैं। बांस मतलब क्या होता है भाई, आप सब सभी समझ रहे होंगे। बांस के झुरमुट का मतलब होता है कि बांस जब भी आपने उगा हुआ देखा होगा तो बांस के अंदर कोई जा नहीं सकता, बांस एकदम बहुत ही मतलब गछे हुए जगह होती है। अगर वो एक आपने लगाया है, आप आफ्टर 2-3 ईयर्स जब आप देखेंगे तो वो उतनी जगह आपकी कवर कर चुका होगा, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। जब तक आप बाहर से काटना शुरू नहीं करेंगे अंदर कोई जा ही नहीं सकता। छोटे मोटे कई बार ऐसे बांस के झुरमुट भी देखने को मिलेंगे, छोटे मोटे जो जंतु होते हैं जैसे कि बिल्ली, कुत्ता भी आप उसके अंदर नहीं घुसा सकते, बहुत सघन होता है, मतलब नीचे से कलियाँ निकलना शुरू होती हैं और हार्ड इतना होता है कि तुम ऐसे तो कर ही नहीं सकते उसे। अब कोई ऐसा महान हो के ऐसे करके अंदर घुस जाए वो अलग बात है, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता, ठीक। तो ये बांस के झुरमुट भी बता रहे हैं कि देखने को मिलते हैं। बाकी चीड़, देवदार और शंकुधारी वन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, वही सिक्किम और अरुणाचल वाले एरिया में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये बेसिन है तो कुछ वनस्पतियाँ भी देखने को मिल रही होंगी या वन्य जीव भी देखने को मिल रहे होंगे। वनस्पतियाँ हमने देखी, क्या क्या देखने को मिल रहे होंगे, वन्य जीव। अब जब वन्य जीव देखने को मिल रहे हैं, आप बताइए, हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं हम लोग। गंगा का हम जो जितना अच्छे से समझ सकते हैं गंगा को, उतना अच्छे से कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि मेन संगम भी हम ही लोग देखते हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज में संगम देखते हैं हम लोग किसका, गंगा और यमुना का। बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं, पर्यटक लोग आते हैं, ठीक है ना, दूर दूर से देखने। हम लोग जितना अच्छा मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र को समझ सकते हैं उतना अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। तो यहाँ पे वन्य जीवों की अगर बात करेंगे तो अपने यहाँ पे कौन कौन से वन्य जीव मिलते हैं, हाथी, घोड़ा, पालकी, है ना। तो ये हाथी घोड़ा जो भी मिलेगा ये अपने यहाँ मिलेगा। और कौन कौन सा मिल सकता है,
आधे लोग सोने लगे क्या? अब देखो डेल्टा क्षेत्र में टाइगर मिलते हैं। डेल्टा क्षेत्र में क्या मिलते हैं भाई? टाइगर मिलते हैं। डेल्टा क्षेत्र कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है उसी की बात करते हैं। इसमें बंगाल टाइगर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बंगाल टाइगर मिलते हैं और घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियाल समझते हैं आप लोग? क्या होता है? मगरमच्छ की प्रजाति। घड़ियाल मिलते हैं और क्या मिलते हैं भाई? बंगाल टाइगर मिलते हैं। ये बात कंप्लीट हुई। रोहू मछली के बारे में कोई ऐसा है जो मछली खाता है यहाँ पे? हाँ रुक जाए। मछली वाले कितने लोग हैं मछली खाते हैं? अरे उठाओ, अपना ही आता है। हम खाते हैं तो किसी को दिक्कत हो तो होती रहे। मछली है ना? हाँ शांति, थोड़ा ऊंचा कर लो ना, अपना ही आता है। जब हम मछली खाते हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे होंगे। रोहू की बात आती है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छी मछली होती है। मछली रोहू जो होती है बहुत अच्छी मछली होती है। तो रोहू मछली भी इसी में देखने को मिलती है। कुछ मछलियों के नाम आप लोग सुन सकते हैं, मैं बता सकती हूँ। रुक जाए, आप इसमें नहीं लिखे हैं। आप लोग सिंगिया देखते होंगे, चिला देखते हैं आप लोग, चिला है ना? ये मछली की प्रजाति है। ये अपनी रुक जाए भाई, रुक तो जाए, थोड़ा सा बोलने तो दें। देखिए चिला के साथ साथ अगर हम बात करें बजरिया देखते हैं हम लोग। ये अपनी वाली है जो घर में मिलती है। लाइक कहने का मतलब आसपास के तालाबों में मिलती है। सिंगिया थोड़ी अच्छे टाइप की प्रजाति है। रोहू थोड़ी अच्छे टाइप की प्रजाति है। ठीक है, रोहू जो होता है कहते हैं कि रोहू बहुत अच्छा होता है और खाना चाहिए, आंखों के लिए और बालों के लिए भी अच्छा होता है। ऐसे ही सिंगिया खाने वालों का दिमाग बहुत तेज होता है। सिंगिया बहुत ही तेज मछली होती है। वो वैसे भी बहुत तेज होती है। वो बहुत ही तेज मछली होती है और उससे कहते हैं जितनी वो तेज होती है उसी हिसाब से अगर आप खाएंगे, आपको खाना नहीं है, जिसको नहीं खाना है उसको नहीं खाना है। ठीक है, तो वो बहुत तेज होती है। तो इस तरीके की कुछ मछली की प्रजाति भी देखने को मिलती है। अब यहाँ का अगर मुख्य आहार की बात करें, सुन लो, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन का क्षेत्र है, इसमें जो मुख्य आहार है वो यही माना जाता है कि मुख्य आहार जो है वो चावल और मछली है। मछली और चावल क्या है यहाँ का मुख्य आहार है। आई डोंट नो लोग चावल से मछली कैसे खा सकते हैं, बहुत कांटे होते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब बात नाम एक साथ में आता है तो हम पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश की बात कर रहे होते हैं और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल दैट मीन्स बांग्लादेश, यहाँ का जो मुख्य आहार की बात करेंगे वो चावल और मछली वहाँ का क्या है मुख्य आहार है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ नॉर्मल याद रखना है। आहार कौन पूछ रहा है कि कौन सा आहार यहाँ का मुख्य आहार है, ये तो सभी को पता होता है। पश्चिम बंगाल की जैसे ही वो बात करेगा आप लोग सीधे सीधे बता सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बंगाली है। और जैसे ही हम बंगाली की बात करते हैं तो उनके लिए मुख्य आहार में मछली से बेहतर कुछ होता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बंगाली बहुत तेज होते हैं। देखा है आपने बंगाली को? बहुत तेज होते हैं, वो सीधे हो सकते हैं उस हिसाब से कि आप उनको क्या बोले, आप उनको रास्ता नहीं बता रहे हैं, उनको रास्ता नहीं पता, लेकिन तेज वो इतने होते हैं जो सेम चीज़ आपको दी जाएगी और उनको दी जाएगी, वो आपसे 10 गुना पहले काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तेज होते हैं बंगालियों के। आप लोगों ने एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ देखी होगी बंगालियों में कि बंगाली कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन उसकी आंखों में चश्मा नहीं लगता है। वो खाते नहीं होंगे, खाते हैं, चश्मा लग गया है। एक आध तो एक्सेप्शन मिलता है ना, एक आध एक्सेप्शन मिलता है। आप लोग को एक बात बताए, लिसन भाई, एक नॉर्मल सा अगर कोई बंगाली कॉलोनी है गांव के आसपास वाली, उस कॉलोनी में आप चले जाएं, कोई भी बूढ़ा इंसान जो बंगाली है ना तो उसके चश्मा लगा हुआ दिखेगा, ना उसके बाल जल्दी से सफ़ेद दिखते हैं, उसके बाल हमेशा काले रहते। इतने बुढ़ापे पे उसके बाल काले होते हैं जितने आपके नहीं होते। तो ये बंगालियों की कुछ खासियत होती है और वो बहुत तेज़ होते हैं। वो बुढ़ापे में भी उतना काम कर लेते हैं जितना आप जवानी में करते हैं। ठीक है, तो वो उनका आहार के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो मछली के अलावा भी बहुत सारा ऐसा आहार लेते हैं जो आप लोग कभी नहीं ले सकते। जैसे कि वो सांप खाते हैं, वो आंधा सांप खा लेते हैं, वो केकड़ा खा लेते हैं, आप कभी नहीं खा सकते। कछुआ खा लेते हैं। चलो भाई, उन्होंने बताया कछुआ भी खा लेते हैं। सुन ले भाई, हाँ 1 मिनट, बस 2 मिनट की बात है, उसके बाद बातें करेंगे, रुक जाए। 2 मिनट की बात और है। इसमें जो बोला गया है
उसके बाद कोलकाता को देखते हैं। ऐसे कुछ क्षेत्र, ऐसे कुछ सिटी पाई जाती हैं जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है, इसमें बोला गया है, ये हम कई साल पहले बता चुके हैं कि जो कोलकाता है वो एक नदी बंदरगाह है, ठीक है ना। ये एकमात्र नदी बंदरगाह है, ऐसा बंदरगाह है कि बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता है, ठीक है ना। नदी बंदरगाह है और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर है, और कोलकाता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है भाई। हुगली नदी के, आपको ये सोचता होगा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, फिर आप गंगा और ब्रह्मपुत्र क्यों बोल रही हैं? हुगली नदी गंगा की ही मतलब एक वितरिका है, ठीक है ना, एक वितरिका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुछ पर्यटक मतलब क्षेत्र भी पाए जाते हैं। पर्यटक क्षेत्र में इन्होंने बताया आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, ताजमहल के अंदर जाकर के आप चिल्लाओ, बाहर तक के लोग आपकी बात को सुन सकते हैं, है ना। आवाज़ क्या होती है? परावर्तित हो रही होती है। इलाहाबाद में गंगा, जो यमुना नदी का संगम, लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम। ये पर्यटक आते हैं और ये पर्यटक स्थल माना जाता है। उसके अलावा इन्होंने बोला है उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थान, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे स्थान हैं जो बौद्ध स्थान है, उनको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक दूर दूर से इकट्ठा होते हैं। उसके बाद लखनऊ में इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन नहीं मतलब इसी महीने में हम घूम के आए, है ना। इसी महीने पेपर देने गए थे ना, तो हम घूम के आए थे। कुछ लोगों ने देखा होगा जो हमारे साथ ऐड हैं, थोड़े 2-3 फोटो हमने लगाए थे स्टेटस पे, ज़्यादा तो हम लगाते नहीं हैं, 2-3 लगाए थे हमने। तो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, हम लखनऊ में घूमने जाते हैं, बहुत सारे लोग आए होते हैं, ठीक है, बाहर से पर्यटक स्थल है। उसके बाद हम देखते हैं असम में काजीरंगा और वन्य जीव अभ्यारण्य। असम में काजीरंगा और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों असम के हैं, दोनों पर्यटक स्थल हैं। उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश के मतलब जो जनजातीय संस्कृति है, जैसे कई प्रकार की दर्शनीय वहाँ पर लगाई जाती हैं, दार्शनिक लगाई जाती हैं जनजातीय प्रकृति के जनजातियों के द्वारा। आप लोगों ने कुछ चीज़ें देखी होंगी, ऐसे जनजातीय मेला लगता है, जनजातीय मेला लगता है। वो लोग अपने वेशभूषा में और अपनी ही चीज़ों को बेचते हैं, अपनी वेशभूषा में अपनी चीज़ों को बेचते हैं। तो वहाँ पे दूर दूर से लोग पर्यटक वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। आप लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि हम लोग के किसी के पास में आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे बैग होते हैं जो बिल्कुल जूट के बने हुए दिखते हैं, वो नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलते हैं, वो नॉर्मल मार्केट में मिलेंगे ही नहीं, शायद किसी के पास वो मिलते भी नहीं और हम लोग यूज़ भी नहीं करते हैं। जब हम ले लेते हैं तो वो रखने के लिए। मेरे पास भी एक बैग है जो हमारा बांग्लादेश से का मेला लगा हुआ था, तब बांग्लादेश वाले उस स्टेशन से खरीदा था, तो वो जूट का है, वो ले जाने में हम लोग को अच्छा भी नहीं लगेगा, ऐसे आप लोग को लगेगा खाना रखने वाला है, तो वो क्या इसीलिए वो रखा हुआ है। लेकिन क्या है, वो हमारा दूसरी जगह से लिया हुआ है, इसलिए लोग खरीद लेते हैं कि ये हमारे जगह का नहीं है, दूसरी जगह का, इनके हाथ से बना हुआ है, तो हम लोग को खरीदने में थोड़ा अच्छा लगता है। और इसीलिए ये पर्यटक जो मतलब मेले वगैरह लगाए जाते हैं, इसीलिए ताकि दूर दूर से लोग पर्यटक इकट्ठा हों और उन जनजातियों को क्या करें, जाने समझे, उनकी जो भी वेशभूषा है, उनके रहन सहन का तरीका है, उसको समझे और उसका हेल्प करें। वो लोग अपने सामान को बनाते रहते हैं और मार्केट में नहीं ला पाते हैं। अगर हम मेले भी ना लगा पाएँ तो फिर क्या होगा, उनका सामान इकट्ठा रहता है, वो आपस में ही बस करते रहते हैं जो भी करना है, अदरवाइज उनका कोई भी व्यवसाय नहीं हो पाता है। जब व्यवसाय नहीं होगा तो आप लोग सिंपल सी बात बता सकते हैं, जब व्यवसाय किसी इंसान का नहीं हो पा रहा है कुछ, तो वो क्या करेगा, वो आखेट बनेगा, फूड को जो है, फूड मतलब जो भी खाना है उसको संग्राहक करेगा, संग्राहक बनेगा, मतलब खाने को इकट्ठा करेगा, वनस्पतियों से इकट्ठा कर पाएगा। उसका जीवन शैली क्या नहीं होगी, विस्तृत नहीं हो पाएगी, उसकी जीवन शैली क्या नहीं होगी, विस्तृत नहीं होगी। तो ये सब थे हमारे पर्यटक स्थल, और ये हमारा कंप्लीट गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन पढ़ा हमने। और दूसरा हमने पढ़ा अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन मतलब वही नदी घाटी की बात हो रही है, घाटी मतलब बेसिन होता है। अच्छा, बेसिन क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो। बेसिन का मतलब होता है, आप लोग अच्छा बेसिन की बात करते हैं, घर में हमारे बेसिन होता है सभी के, जिसको हम वॉश बेसिन बोलते हैं, जिसको हम वॉश बेसिन बोलते हैं। वॉश मतलब धोना और बेसिन मतलब बेसिन। आप लोग के सबके घर में बेसिन होगा, सबके घर में अलग अलग स्टाइल से होगा, अपने अपने ज़रूरतों के हिसाब से लोग बेसिन लगाते हैं। कोई लोग बहुत बड़ा बेसिन लगाते हैं। तो बेसिन का मतलब होता है बेसिन का मतलब होता है दिस वन। इसमें क्या है, पानी का संग्राहक भी आप कर सकते हैं, पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। तो बेसिन इसीलिए हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, अमेज़न बेसिन, नदी बेसिन मतलब नील बेसिन। बेसिन आप सभी नदियों के बेसिन बनते हैं, थोड़ा बहुत पानी तो सभी में होता है। तो बेसिन का मतलब क्या हुआ भाई, इस तरीके का बेसिन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो क्या है, एक पानी को एक मतलब एक एरिया, कुछ एक निश्चित एरिया में क्या करती है, इकट्ठा करती है, उसको नदी घाटी बोलते हैं, या फिर आप इंग्लिश में
का मतलब जो आपके घर में बेसिन होता है वही बेसिन का मतलब वहाँ से लगाया गया, कुछ और नहीं है। सही है, समझ आया? क्वेश्चंस कर ले। बोलने की जो एफिशिएंसी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बैठ जाए, 2 मिनट की बात हो रहा है, बस क्वेश्चन कर लें हम लोग। उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेज़न बेसिन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? अनानास, कंदमूल बताया था, अनानास बताया था, ठीक है ना। कॉफ़ी वगैरह भी वो कुछ ऐसी जो मतलब कॉफ़ी जो खेती होती है वो हमारी खेती होती है कौन सी? कॉमर्शियल क्रॉप, ठीक है। तो ऐसे कुछ कॉमर्शियल क्रॉप भी हैं, जैसे कि हमारे कॉफ़ी लिया गया है, वो भी वो कहावा भी बोलते हैं, वो भी वो उगाते हैं। उसके बाद अमेज़न के वर्षावन में कौन सी पक्षी पाए जाते हैं? टूकन, ठीक है, ऐसे पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर बसे हैं? कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, ये सारे किसके किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी। उसके बाद एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं, अदरवाइज हम असम नहीं बोलेंगे। एक बोलो, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे उथली बात कर रहे हैं। हाँ, एक सीन सुन लोगे मेरी बात भी। कहाँ पाए जाते हैं? जितनी मोटी बात इसमें की जा रही है 7th क्लास के हिसाब से, उसमें हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन में। कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मपुत्र बेसिन में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में नहीं मिलते हैं, आकर के बांग्लादेश में नहीं मिलते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मिल रहे हैं 7 सिस्टर्स में, असम में। तो वो असम में जो मिल रहा है वो ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो उतनी बात करनी है, उथली सी। काजीरंगा वगैरह में नहीं जाना है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब काजीरंगा में चलेंगे। टूकन क्या है? सबको पता है। मोरियाना कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियाक, अच्छा मैनियाक क्या था? हाँ ठीक है, मैनियाक, ठीक। मैनियाक क्या था? अमेज़न, ठीक है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? देवदार एवं फर किसके प्रकार है? तो शंकुधारी वनों के हैं। अगर नहीं भी बोला होगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी समझाया है देवदार और फर वगैरह के बारे में, शंकुधारी के होते हैं। उसके बाद बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? ठीक है। सूती कपड़े गंगा के मैदान, सूती कपड़ों के आगे क्या लिखेंगे? गंगा के मैदान। मलोका क्या है? ढालू छत। मलोका क्या था? ढालू छत थी, वेरी गुड। प्रज्ञा एक मछली थी, बिल्कुल सही है, मत्स्य, ठीक है। रेशम कीट की बात अगर हम करें तो रेशम कीट की बात किस में करेंगे? रेशम कीट पालन में करेंगे। उसके बाद काजीरंगा असम में। क्या आप ये लगा सकते हैं? ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से जो लास्ट वाला ये क्वेश्चन हर बार एनसीईआरटी में आपको मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन ही हमारे क्या होते हैं, यूपीएससी बनाता है कि मिलान वाले और स्टेटमेंट वाइज। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।